डीएनए रेप्लिकेशन का कोई क्वेश्चन है किसी का? जल्दी पूछो। एनसीईआरटी ओपन करो, डीएनए रेप्लिकेशन रीड करेंगे जल्दी से। पास जल्दी एनसीईआरटी खोल लेंगे। एनसीईआरटी से डीएनए रेप्लिकेशन पे मशीनरी वाला रीड करेंगे। मशीनरी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन जल्दी कर। हाँ बेटा, ये है ना, एक 5 से इधर आ रही है, ओरिजिन यहाँ होगा, तो ये डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस है, यहाँ प्राइमर है क्या? अरे बच्चे, पहले ये इतना खुला था, अब इतना खुला है। हाँ, कहाँ जा रहा है? एनसीईआरटी मशीनरी ऑफ, ये नहीं पढ़ना, अरे ये पढ़ना है 6.4.2 मशीनरी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। आ गया? यहाँ दोनों आओ। अरे भाई वो दिखेगा वहां पर, वहां बैठ फिर जल्दी। कुछ खाने को लाया है? फिर क्यों बैठ रहे हैं? वहां पे बैठ, आगे बैठ जाओ। भाई ये यहाँ पर इतना खुला, फिर इतना खुला, ये धीरे धीरे खुल रहा है, ये पहले इतना ही खुला था, तो इस वाले में तो डीएनए रेप्लिकेशन 5 से 3 चलती है, लेकिन यहाँ 3 है तो इधर से ऐसे जाएगी, यहाँ 5 है तो 5 ऐसे, 5 के सामने 5 थोड़ी आ सकता है। हाँ, प्राइमर हट जाता है। वो तो बीच में है ना, बॉन्ड तो बीच में है, रेप्लिकेशन 5 से 3 हो गई। बॉन्ड का कोई डायरेक्शन नहीं, वो तो उसको खाली पॉइंट्स बताए हुए। यहाँ बैठ जाओ यार, उधर हो जाओ ताकि दिखे जल्दी। पढ़ लिया एनसीईआरटी सबने? जल्दी पढ़ो, मशीनरी वाला पढ़ना है। कहां था भाई तू इतने दिन? कल कहां था? झूठ बोल रहा है, कल नहीं आया तो सच बता, नहीं पिटाई करूंगा तेरे में। झूठ। जल्दी जल्दी बैठो, मशीनरी रीड करो एक बार, मशीनरी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ बैठ, यहाँ पे बैठा, वहां बैठ, वहां कोई बैठा है? कौन बैठा है? बैठो जल्दी बेटा, चोट ना खा जियो। जल्दी बैठो बेटा, जल्दी बैठो, जहां भी बैठना है। यहाँ कौन बैठा? अच्छा पीछे ना जाके बैठो, आगे बैठो कहीं पर, वहां बैठ जाओ, खाली है वाला, खाली, वो खाली है, वहां बैठ जाओ आप लोग। उधर बैठ जा बच्चे, उधर जाके बैठ जा। कौन आ रहा है? अच्छा, और कोई यहाँ बैठ जाए, यहाँ पे है तो जगह, बच्चे बिठा लो आप, एक जने को बिठाओ यहाँ पे। कहाँ गए तेरे देश के और बच्चे? वो है, घर चला गया सब? टाइफाइड कैसे रातों रात टाइफाइड हो जाता है? कौन सा ऐसा टेस्ट करा लिया जिसकी रिपोर्ट आ गई थी अचानक से? है? एक ही टेस्ट पता है, वो विडाल बोल रहा है। जल्दी करो, तेज बोल, तेज। बच्चे आरएनए प्राइमर इसलिए यूज होता है कि डीएनए पॉलीमरेज जीरो से स्टार्ट ही नहीं कर सकता, मतलब बिल्कुल पहला वाला नहीं जोड़ सकता, छोटा सा पीस बनेगा उसके 3 डैश एंड से बढ़ा सकता है, इसलिए प्राइमर बना के दे रहे हैं। और अगर मान ले मैं प्राइमर डीएनए का बनाऊंगा तो डीएनए बनाएगा भी डीएनए पॉलीमरेज, ऐसा कोई डीएनए पॉलीमरेज होता ही नहीं है जो स्टार्ट कर सके। यस, बैठो जल्दी सब लोग, पढ़ लिया सबने? बोल जल्दी।
विच टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन डीऑक्सी एडिनोसिन फॉस्फेट इन न्यूक्लियो, क्या बोला है, टाइड, न्यूक्लियोटाइड में डीऑक्सीराइबोज एडिनोसिन N9C1, N1C1 तो होगा नहीं, नहीं होगा ना, डीऑक्सीराइबोज एडिनोसिन की बात कर रहा है एंड फॉस्फेट की, तो फॉस्फोईस्टर बनेगा ना। डीऑक्सी एडिनोसिन मतलब न्यूक्लियोसाइड हो गया, और फॉस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, फॉस्फोईस्टर, सही है। हाँ बेटा जल्दी। डीएनए रेप्लिकेशन इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव बाय, क्यों मेसेल्सन स्टाल क्यों नहीं है, यूकैरियोट से, हाँ टेलर आएगा, आंसर क्या दे रखा है, टेलर आएगा ना, यूकैरियोट लिखा है, बैक्टीरिया लिखा होता तो मेसेल्सन स्टाल होता। हाँ बेटा, एटीपी और डीएनटीपी में, बेटा डीएनटीपी 4 चीजों का कंबाइन नाम है और एटीपी एक अकेला न्यूक्लियोटाइड है, समझ नहीं रही। जैसे एटीपी, जीटीपी, टीटीपी और सीटीपी में सारी चीजें कॉमन है, क्या छोड़ के, जो नाइट्रोजनस बेस जुड़ रहा है, तो उन सबका एक कॉमन नाम क्या दिया, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। समझ आया। एनसीईआरटी पढ़ो, मशीनरी, जल्दी मशीनरी वाला पूछो, कुछ पूछना है। हाँ बेटा, बेटा ये पॉलीमर एनसीईआरटी लिख रही है कि ये पॉलीमरेज ना सिर्फ फास्ट होना चाहिए बट एक्यूरेसी से काम करना चाहिए, प्रूफ रीडिंग होगी, ठीक है। हाँ अरे भाई ये यूकैरियोट लिखा है ना, यूकैरियोट और बैक्टीरिया नहीं पता, तो जब नहीं लिखा तो मेसेल्सन स्टाल, क्योंकि पहले वाला लेंगे, पहले किसने किया था, हाँ अगर नहीं लिखा तो मेसेल्सन स्टाल, अगर यूकैरियोट लिखा तो टेलर वाला लेंगे। जल्दी बताओ। हाँ भाई, इस पूरे पेज में किसी को कुछ मिला पूछने के लिए, नहीं, बोर्ड पे ध्यान दो, पहले जल्दी जल्दी से देखो, मैं लाइनें बता रहा हूं आपको, बोर्ड पे ध्यान देंगे सारे। ई कोलाई, ये बैक्टीरिया की बात कर रहा है, कह रहा है काफी सारे एंजाइम चाहिए, मेन एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए पॉलीमरेज। प्लीज बोर्ड पे ध्यान रखो सारे, वहां लास्ट से इधर आ गया, यहां पे आ, वहां बैठते हैं पता नहीं जाके क्या, यहाँ पे आया जगह है, इधर हो जा बेटा, बेटा इधर देखो, बातें नहीं बनाओ, इधर देखो सारे। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बताया था कल, उसमें बताया था ना सेंट्रल डोग्मा में, ठीक है। इस ये क्या यूज करेगा, डीएनए टेम्पलेट, किस कौन से न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर बनाना है, डीऑक्सी का, सही है। प्लीज बोर्ड पे ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं, यहीं से मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, क्लियर। दीज एंजाइम आर हाईली एफिशिएंट, एफिशिएंट मतलब तेजी से काम करेगा, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जोड़ने हैं शॉर्ट टाइम पे, एफिशिएंट का मतलब समझ में आ रहा है, इनको ज्यादा जोड़ने हैं, ई कोलाई को इतने बेस पेयर बनाने हैं, ठीक है, और ह्यूमन में इतने सारे बनाने हैं, सही है। ई कोलाई 18 मिनट में डीएनए रेप्लिकेशन कर देता है, ठीक है, 18 मिनट में क्या कर देता है, डीएनए रेप्लिकेशन कर देता है, यहां तक समझ में आ रही है। अब सुनना ध्यान से, 18 मिनट में डीएनए रेप्लिकेशन कर रहा है, सेल 20 मिनट में डिवाइड कर रहा है, ये दे रखा ना हमारे पास, ठीक है। दैट मींस एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन 200 बेस पेयर पर सेकंड आ रहा है, 2000 बेस पेयर पर सेकंड आ रहा है। अब एनसीईआरटी कह रही है कि ये पॉलीमराइजेशन हैज टू बी फास्ट, तेज होना चाहिए पर एक्यूरेट भी होना चाहिए। यहां पर ये इनडायरेक्टली बात कर रहा है प्रूफ रीडिंग की, अगर कोई गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है तो उसकी जगह सही करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रूफ रीडिंग। कोई भी चीज एक्यूरेट दो तरीके से हो सकती है, एक गलती ना करे या गलती करके उसे ठीक कर दे तुरंत, समझ आ रहा है। तो यहां पर किसकी बात कर रहा है, प्रूफ रीडिंग। कोई क्या चीज,
ई कोलाई का लिया इसने, 18 मिनट टाइम ई कोलाई का है, और वो कितना है 2000 बेस पर सेकंड है, उसको मैं 18 मिनट के सेकंड निकाल के मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आना चाहिए 4.6। ठीक है, 4.6 नहीं तो 3.6 तो आएगा ही। आगे आ जाओ। दिस पॉलीमरेज हैज टू बी फास्ट एक्यूरेट। ठीक है, एनी मिस्टेक से क्या होगी, म्यूटेशन। ठीक है, दूसरा एनर्जी चाहिए तो जुड़ने आता है ट्राइफॉस्फेट, ये देखो, और वो दो काम कर रहा है, सही है। एक तो वो कैसे काम कर रहा है, सबस्ट्रेट की तरह, दूसरा वो क्या दे रहा है, एनर्जी। लिखा था हमने नोट्स में, जो भी न्यूक्लियोटाइड है वो दो काम कर रहे हैं, एक एनर्जी दे रहे हैं, दूसरा सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहे हैं। यहां तो कोई दिक्कत, कल बताया था ये। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट, अब देखो इसने क्या लिखा है नाम इसका, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट कर रहा है। ये भी एक हाई एनर्जी फॉस्फेट है, जैसा एटीपी काम करता है, नॉर्मल एटीपी काम करता है, उसकी बात कर रहा है। अब कह रहा है इन एडिशन टू डीएनए पॉलीमरेज, हमें एडिशनल एंजाइम चाहिए, हेलिकेज वगैरह की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल सिंस द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कैन नॉट बी सेपरेटेड एंटायर लेंथ। यही कारण है बार बार प्राइमर बनाना पड़ता है, एक बार पूरा खुलता नहीं है, तो इसलिए हम बार बार क्या करते हैं, प्राइमर बनाते हैं। ठीक है, रेप्लीकेशन अकर विद इन अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए, मतलब ये कह रहा है कि जैसे मैंने ये डीएनए थोड़ा खोला है, मैं इतने में ही रेप्लीकेशन करता हूं, फिर उसको और खोलता हूं, तो इतने में तो हो चुकी है, अब इतने में चलेगी, सही है। तो रेप्लीकेशन फॉर्क पहले ये थी, अब ये हो गई, क्लियर। तो उसको कह रहा है। ठीक है, दूसरा इन एडिशन टू डीएनए, कहां गया, वही है, सेम है, अच्छा ठीक तो है, अलग है भाई। इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज और एंजाइम चाहिए, ठीक है, विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी फॉर लॉन्ग, अरे छोड़ो ना, तुम्हें ये समझ में आ रहा है रेप्लिकेशन फॉर्क। मैं बस ये देख रहा हूं कोई ऐसी लाइन है जो आपको बतानी है, लगभग बता चुके हैं। हाँ ये देखो, डीएनए डिपेंडेंट इन वन डायरेक्शन, क्या, ठीक है। अब ये कह रहा है ये एडिशनल कॉम्प्लिकेशन बनाता है, कैसे बताता हूं। आपकी एनसीईआरटी ने डीएनए ऐसे खोला हुआ है, यहां मान लो 5 है, यहां 3 है, यहां 3 है 5 है, यस। तो इस वाले में डीएनए रेप्लिकेशन 5 से 3 चलेगी, इस वाले में 5 से 3 चलेगी। अब मैं डीएनए फिर खोलूंगा तो एक और एरो बन जाएगा। एनसीईआरटी ने 3 एरो बना रखे हैं ऐसे, इसका मतलब 3 बार खुला है, क्लियर है। तो क्या बोल रहा है, देखो डीएनए रेप्लिकेशन क्या बोल रहा है, 5' द रेप्लिकेशन फॉर्क कॉन्सिक्वेंटली वन स्ट्रैंड, जो टेम्पलेट जिसपे पोलैरिटी 3' 5' है उस पे कॉन्टिन्यूस चलेगी। तो जो टेम्पलेट क्या है, 3 से 5 वाला टेम्पलेट ये हो गया, इस पे कॉन्टिन्यूस चल रही है, और 5 से 3 वाले पे डिसकॉन्टिन्यूस चल रही है, ठीक है। द डिसकॉन्टिन्यूस सिंथेसिस आर लेटर ज्वाइंड बाय डीएनए लाइगेज। प्राइमर हटाएंगे, गैप भरेंगे और सील करेंगे डीएनए लाइगेज से। इसका मतलब इसने दो ही एंजाइम के नाम दिए, डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए लाइगेज, और एंजाइम के नाम इसने नहीं दिए, ठीक है। पर इसने हेलिकेज पूछा था, इसने क्या था, हेलिकेज पूछा था, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद क्या बोल रहा है, बिकॉज ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन, तो पीस ऑफ डीएनए, ठीक है, रिक्वायर्स अ वेक्टर, याद करो ओरिजिन क्लोनिंग वेक्टर में भी चाहिए, ये उसकी बात कर रहा है, ठीक है। कह रहा है कि फर्दर नॉट एवरी डिटेल ऑफ रेप्लिकेशन इज अंडरस्टूड वेल इन यूकैरियोट। रेप्लिकेशन कब हो रही है, ये आया था नीट 2018 में, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेल साइकिल डिवीजन शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड, मतलब एस फेज से जीवन में G2 में तब तक नहीं जाएगा जब तक सारा डीएनए एक बार रेप्लिकेट ना हो जाए, याद है, ठीक है। अब फेलियर ऑफ सेल डिवीजन, अगर डीएनए डबल हो जाए, सही है, पर सेल डिवाइड ना करे, तो उसे पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। यहां लिखा है देख लो, हमने पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या है कि एस फेज में डीएनए डबल हो गया, सिस्टर क्रोमेटिड बन गए, पर वो दोनों क्रोमेटिड एक ही सेल में चले गए, डन, क्लियर, ठीक है। कह रहा है कि इसको हम आगे पढ़ेंगे हायर क्लासेस में,
उसकी बात करेंगे। अब आओ ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे। हेडिंग डालो ट्रांसक्रिप्शन, जल्दी हेडिंग डालो ट्रांसक्रिप्शन। थोड़ा जागरूक रहो, ध्यान से पढ़ो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। किसी भी सेल में अगर ओरिजिन नहीं होगा तो उसमें डीएनए जोड़ के रिकॉम्बिनेंट क्लोनिंग नहीं होगी। मतलब वो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि अगर किसी डीएनए के पास ओरिजिन है तो उसमें आप फॉरेन डीएनए जोड़कर उसकी क्लोनिंग कर सकते हो। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन चाहिए। चले भाई आगे बोलो, चलें, जल्दी बताओ। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, डीएनए पॉलीमरेज इज एक्टिव ऑन सिंगल स्ट्रैंड डीएनए और डबल स्ट्रैंड डीएनए? खुले हुए डीएनए पे काम करता है। अगर वो डबल स्ट्रैंडेड पे काम कर सकता होता तो खुद खोलता डीएनए। मेरी बात सुनो सारे, डीएनए पॉलीमरेज एक्टिव ऑन सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, डीएनए खुलने के बाद काम करता है, डीएनए खुद नहीं खोलता। अगर खुद खोल रहा होता तो हेलिकेज की जरूरत नहीं पड़ती। समझ आ रहा है? बेस्ट एग्जांपल पीसीआर, डीनेचुरेशन के बाद, डीनेचुरेशन के बाद, अनिलिंग के बाद पॉलीमरेज काम करता है। तो पॉलीमरेज सिंगल स्ट्रैंड डीएनए जिस पे प्राइमर जुड़ गया वहां काम कर रहा है, डबल स्ट्रैंडेड पे थोड़ी काम कर रहा है। सही है? बोलो, ठीक है। अब यहां से हम इसको ट्रांसक्रिप्शन से रिलेट करने जा रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन, पहले पूरी बात ध्यान से सुनेंगे, कोई लिखता हुआ ना मिल जाए, सिर्फ ध्यान से सुनता हुआ मिले, ठीक है। बोर्ड पे 100% फोकस रखो, यहां से क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। ध्यान दो सब लोग, हमारे पास क्या है, ध्यान से सुनेंगे, ट्रांसक्रिप्शन के लिए पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जब हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करते हैं, बोर्ड पे ध्यान रखेंगे, जब हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो पूरे डीएनए की कॉपी बनती है। जब हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो ये पूरा डीएनए है, इसकी एग्जैक्ट कॉपी बन जाती है, ठीक है। चाहे वो जीन हो चाहे ना हो, पूरे के पूरे डीएनए की हम कॉपी बनाते हैं, कोई हिस्सा नहीं छोड़ते, कोई पार्ट नहीं छोड़ते, सबकी। अगर मैं इसको ऐसे कहूं कि हमारे पास जब हम डीएनए को देखते हैं ध्यान से, तो हमारे पास डीएनए में फंक्शनली दो तरह के सेगमेंट होते हैं। एक वो होता है जिसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी, जिसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी उसको कहते हैं कोडिंग डीएनए, उसको क्या बोलते हैं, कोडिंग डीएनए। और जिसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी उसको कहते हैं नॉन कोडिंग। नॉन कोडिंग का एक और नाम जंक डीएनए होता है। क्या होता है? जंक डीएनए। जंक का मतलब इसकी कॉपी तो बनती है पर ये कोड नहीं करता। क्लियर है? कोड नहीं करता। मैं कुछ चीजें बोलूंगा उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। हम ये कह रहे हैं कि जब हम डीएनए की रेप्लिकेशन करते हैं तो रेप्लिकेशन में कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों की रेप्लिकेशन करेंगे। ये नॉन कोडिंग डीएनए, ये कोडिंग है, ये कोडिंग है, ये नॉन कोडिंग है। तो चाहे कोडिंग हो चाहे नॉन कोडिंग हो, कोडिंग का मतलब होता है जिससे आरएनए बनेगा। इससे क्या बनता है? आरएनए बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नॉन कोडिंग का मतलब है इससे कोई आरएनए नहीं बनता। तो यहां पर हमने सबसे पहला पॉइंट क्या सीखा? डीएनए रेप्लिकेशन पूरे डीएनए की होती है, ट्रांसक्रिप्शन जो होती है कुछ पार्ट्स की होती है, पूरे डीएनए की नहीं होती। नॉन कोडिंग डीएनए जो होता है उसकी रेप्लिकेशन होती है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? अब मुझे बताओ अगर मैंने ये सेल साइकिल बना दिया है, ये एम है, ये G1 है, ये एस है, G2 है, मुझे बस आपसे ये जानना है एस फेज में चाहे कोडिंग हो चाहे नॉन कोडिंग हो, दोनों डीएनए खुल के रेप्लिकेशन करता है। सही है? सारा का सारा। G1 और G2 में डीएनए मान लो क्रोमेटिन की फॉर्म में है, तो जो कोडिंग वाला होता है वो नॉर्मली यू क्रोमेटिन वाले हिस्से में होता है और नॉन कोडिंग वाला हेट्रोक्रोमेटिन में, क्योंकि खोलना मुश्किल है। इतनी बात समझ में आ रही है? सही है। अच्छा मुझे एक चीज और बताएंगे, एनी म्यूटेशन इन नॉन कोडिंग फर्क पड़ेगा सेल में? नहीं, क्योंकि वो क्या है, कोड कर ही नहीं रहा, आरएनए बना ही नहीं रहा। क्लियर है? सही है?
बोलो। ठीक है, दूसरी चीज नेचर क्या करती है, मान लो नेचर क्या करती है, म्यूटेशन को रिजेक्ट करने के लिए रेडी है, क्योंकि म्यूटेशन मोस्टली हार्मफुल होती है। तो नेचर क्या करती है, म्यूटेशन को रिजेक्ट करती है। नेचर क्या करती है, म्यूटेशन को रिजेक्ट करती है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं म्यूटेशन कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों में हो रही है, तो नेचर ने किसकी म्यूटेशन रिजेक्ट करी होगी, कोडिंग वाली। नॉन कोडिंग की रिजेक्ट नहीं करी, क्योंकि वो कुछ काम नहीं करता। तो अगर आपसे कोई पूछे कोडिंग और नॉन कोडिंग में किसमें म्यूटेशन ज्यादा होगी, नॉन कोडिंग में। सुनो 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 सुनो, फिर से सुनो। म्यूटेशन कोड एक रैंडम प्रोसेस है, कोडिंग नॉन कोडिंग दोनों में हो सकता है। कोडिंग वाला आरएनए बनाता है, इस वजह से नेचर उन सेल्स को मार देती है जिसके कोडिंग डीएनए में म्यूटेशन हुई थी। तो अगर हम बात करते हैं 100 साल 2000 साल के बाद कौन से डीएनए में ज्यादा म्यूटेशन दिखेगी, नॉन कोडिंग वाले में। इतनी बात समझ में आ रही है, अरे इतनी बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। दूसरा, जितने ह्यूमन यहां बैठे हैं हम सबकी 99.9% जीन सेम है। इसका मतलब हमारा कोडिंग वाला बहुत सारा रीजन सेम है। हम क्लोन क्यों नहीं है, क्योंकि कोडिंग में ही कुछ अंतर जरूर है, सही है। हम लोगों में ज्यादा अंतर नॉन कोडिंग में मिलेगा, क्यों, क्योंकि वहां ज्यादा म्यूटेशंस होती हैं। समझ आ रहा है, यही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रिंसिपल है, कि हम दो ह्यूमन में उनके नॉन कोडिंग डीएनए में अंतर पता करते हैं। क्यों, क्योंकि वहां अंतर पता मिलने के चांस ज्यादा है। अगर मुझे दो में अंतर पता करना है तो मैं कहां पता करूंगा, जहां चांस ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है, ज्यादा चांस कहां है, नॉन कोडिंग। यही सिद्धांत है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। क्लियर, ये चीज क्लियर है, क्लियर। अब आ जाओ जरा, हम यहां पे बात कर रहे हैं इस चीज पे। अच्छा ये देखो, इसके बाद, इसके बाद ध्यान से सुनो बेटा, देखो हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान सुनेंगे। दूसरी बात, डीएनए रेप्लिकेशन के वक्त आप दोनों स्ट्रैंड को टेम्पलेट की तरह काम करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ एक स्ट्रैंड की कॉपी बनती है। डीएनए रेप्लिकेशन के साथ प्रॉब्लम यह थी कि जब आप डीएनए रेप्लिकेशन कर रहे थे, ये 5 से 3 था और ये 3 से 5 था। आप दोनों स्ट्रैंड को टेम्पलेट की तरह कॉपी यूज करके आप इस पर क्या बनाते हो, डीएनए बना रहे थे। लेकिन जब आप ट्रांसक्रिप्शन करते हो, ये डीएनए खुला हुआ है, आरएनए सिर्फ किसी एक स्ट्रैंड से बनता है, तो इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसक्रिप्शन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक इधर बन रहा है एक उधर बन रहा है। वो तब होती है प्रॉब्लम जब दोनों स्ट्रैंड पर प्रोसेस चल रहा हो। ट्रांसक्रिप्शन की क्या डिफरेंस है रेप्लिकेशन से, पहला, ट्रांसक्रिप्शन पूरे डीएनए का नहीं होता। दूसरा, जिस डीएनए का भी होता है उसमें एक ही स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट काम करता है। क्लियर। तो अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन लिखें तो हम लिखेंगे कि कॉपी कर रहे हैं, कॉपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कॉपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। समझ में आ रहा है, वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, इसको हम क्या लिख रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अगर हम लिखते हैं रेप्लिकेशन, कॉपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन, कॉपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, डिफरेंस है, कॉपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ वन स्ट्रैंड इज ट्रांसक्रिप्शन, बोथ स्ट्रैंड। क्लियर है, सही है। अब आते हैं इनके छोटे छोटे पॉइंट्स पे। हाँ भाई, सबसे पहले रेप्लिकेशन में क्या होता है बताओ, जल्दी बताओ। रेप्लिकेशन में पूरा डीएनए कॉपी होता है, एंटायर डीएनए कॉपी होगा, यस, एंड बोथ स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करेगा। बोथ स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट, दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करता है। क्लियर है, दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करता है। अब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की, अब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की। तो ट्रांसक्रिप्शन में हमारे पास ओनली सम पार्ट ऑफ डीएनए, सम पार्ट ऑफ डीएनए ट्रांसक्राइब होगा, सिर्फ थोड़ा सा पार्ट का क्या होगा, ट्रांसक्राइब होगा। क्लियर, थोड़ा सा पार्ट क्या होगा, ट्रांसक्राइब होगा, एंड नॉट एंटायर डीएनए। पूरे डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन
नहीं होती। क्या इस बात में कोई दिक्कत नहीं? अब जरा आ जाओ, अब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन किस फेज में होती है, बताओ। G1 और G2 में। एस में भी होती है जब हिस्टोन बना रहे होते हैं, पर मेनली हम किस में लिखेंगे? G1 और G2 में। ठीक है, क्लियर है? हिस्टोन हम एस में क्यों बनाते हैं, G1 और G2 में? G1 में क्यों नहीं बनाते? अच्छा एक चीज सुनेंगे, एक चीज, इससे पहले क्वेश्चन का बेस सुनो मैं क्यों पूछ रहा हूं। सेंट्रियो स्पिंडल फाइबर के लिए ट्यूबुलिन प्रोटीन एम फेज में चाहिए, ठीक है, पर वो हम बनाते G2 में। यस, ट्यूबुलिन कब बनाते हैं? G2 में बनाते हैं। क्यों नहीं G1 फेज में एस फेज के लिए प्रोटीन बना लेते हैं? हाँ सही बोल रहा है। G1 फेज देखो, G2 फिक्स है, उसको जाना एम में ही है, सही है। G2 वाला फिक्स है कि उसको किस में जाना है? एम में जाना है। लेकिन जो G1 वाला है उसमें 3 रास्ते हैं, G0, परमानेंट और एस। तो क्यों बनाओगे फिर? समझ आ रहा है? तो जो एस फेज की प्रोटीन है वो एस में ही बनती है। क्लियर है? बोलो, किसी को समझ में आई मैंने क्या बताया? ठीक है, अब आ जाते हैं G1 और G2 फेज में। हम क्या कर रहे हैं? मेनली ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं हम। नॉर्मल एंजाइम की बात कहां भाई? सबस्ट्रेट ट्रांसक्रिप्शन का, डीएनए रेप्लिकेशन का था डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। यहां आएगा डी, हटा दो, राइबोज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो इसका मतलब यहां भी टीपी जुड़ने आएगा और जुड़ेगा एमपी। इसका मतलब यहां भी एनर्जी चाहिए, सही है। टेम्पलेट कितने स्ट्रैंड? सिंगल स्ट्रैंड। टेम्पलेट क्या होगा? ओनली वन स्ट्रैंड, ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। एंजाइम पूरा नाम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, मैं जो बात बोलूंगा उसको सुनेंगे ध्यान से, स्टार्टिंग में भी बताई थी। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो है वो काम कर सकता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे, क्योंकि वो खुद डीएनए खोलता है। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैन ओपन डीएनए, कैन ओपन डीएनए। इसको क्या नहीं चाहिए? नो नीड ऑफ हेलिकेज। यस, नो नीड ऑफ हेलिकेज। इसको प्राइमर नहीं चाहिए, नॉट रिक्वायर प्राइमर। इसका मतलब ये जीरो से स्टार्ट कर सकता है। तो बहुत सारी दिक्कतें नहीं है, वो ज्यादा बदमाश एंजाइम था, उसको बहुत सारी चीजें चाहिए। अब जरा मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, अगर ये बात आपको समझ में आ रही है, ध्यान सुनेंगे, आपको ये बात समझ में आ रही है कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज डीएनए को खुद से खोल सकता है। नीट 2018 में या पता नहीं किस में रिसेंटली पेपर में क्वेश्चन था कि हमारे पास, ध्यान सुनेंगे, हमारे पास ऐसा क्वेश्चन था, डीएनए ओपन इन ट्रांसक्रिप्शन, और पहला ही ऑप्शन हेलिकेज था और बहुत बच्चों का गलत था। दूसरा ऑप्शन है डीएनए पॉलीमरेज और तीसरा ऑप्शन था आरएनए पॉलीमरेज। किसी को समझ में आया आंसर क्या आएगा? क्योंकि वहां पर क्या लिखा है? ट्रांसक्रिप्शन लिखा है। क्लियर है? हेलिकेज कब चाहिए? ठीक है, इसलिए हमारे पास ये आएगा। ये था क्वेश्चन, ये शायद मुझे जो याद आ रहा है 2 साल पहले का क्वेश्चन है, शायद नीट 2022 का होना हो, नीट 2022-23 का है ये। अरे तो क्या फर्क पड़ गया, पीवाईक्यू है, बता तो रहा हूं। ईयर तुम ठीक कर लेना अपने आप, क्या फर्क पड़ता है ना? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक बच्चे ने मतलब एकदम चरस बो दी थी फोन कर करके, नहीं सर मैं इसको चैलेंज करूंगा, ये कहीं नहीं लिखा है एनसीईआरटी में, कॉन्सेप्चुअली गलत है। हेलिकेज कह रहा सिर्फ डीएनए ओपन हेलिकेज ही करता, लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बहुत परेशान किया उसने फोन, नहीं सर मैं कर ले भाई, पैसे कर ले खराब, मानेगा तो है नहीं। ये समझ में आया? तुम में से तो नहीं था कोई है? कुछ बच्चे होते हैं मानते नहीं, उनको कितनी समझा लो वो नहीं मानते। ठीक है, पैसे खराब करके मानते, चलो कोई नहीं। क्वेश्चन समझ में आ गया? अच्छा, आरएनए पॉलीमरेज की लोकेशन यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स
माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट और प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म, प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म। ठीक है, बोलो। चाहिए बेटे मेरी बात, कंडेंस है वहां तो बन नहीं सकता। दूसरा, आप एक फेस पहले बना सकते हो जब आप श्योर हो उसमें जाना है। जीवन में मुझे पता ही नहीं ना कहां जाना है, इसलिए नहीं बनाते एस की प्रोटीन। चलो भाई जल्दी करो, जल्दी फास्ट, थोड़ा फास्ट लिखेंगे, जल्दी लिख ले, पेन कलर चेंज कर, जल्दी लिख। राम राम से पेन चेंज कर रहे हैं। तुम्हारी कल शायद लास्ट क्लास है केमिस्ट्री की, बस क्या कल नहीं होगा? नहीं जबरदस्ती क्यों, एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे सर। नीचे वाले 2 क्लास आ गया है। सुधांशु सर कैसे आएंगे? बैठ जाओ भाई जल्दी। एनसीईआरटी पहला पैराग्राफ रीड कर सकते हो भाई, एनसीईआरटी पढ़ लिया करो, बातों में लग जाते हैं। बस एनसीईआरटी पढ़ जल्दी, पढ़ लिया? ठीक है बढ़िया, जिन्होंने लिख लिया एनसीईआरटी पढ़ो। हाँ बेटा बोल, फिक्स रहता कौन सा होगा? दोबारा बोल, दोबारा बोल। किसको? डीएनए हमें जो करना है ना उसको कहीं पर लाइगेट करना पड़ता है, नहीं होता। सब डीएनए के पास अपना ओरिजिन थोड़ी है। जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का डीएनए बहुत बड़ा है, ओरिजिन तो एक ही जगह होगा, वो ओरिजिन सबके लिए काम कर रहा है। मान लो बैक्टीरिया में कोई एक जीन तो है नहीं, मान लेते हैं 500 जीन है, तो उन 500 जीन का एक ही ओरिजिन है। समझ इस बात को। तो अगर डीएनए के साथ ओरिजिन है तो नहीं जरूरत है लगाने की, अगर नहीं है तो लगाना पड़ेगा। ठीक है? हाँ बेटा, ये अभी बताऊंगा, फिक्स करेंगे उसे। बात कर रहे हैं कुछ बच्चे, जल्दी पूछो। हाँ बेटा, एक्चुअल में क्या है, 2 स्ट्रैंड से करेंगे तो 2 आरएनए बनेगा और 2 अलग अलग प्रोटीन बनेगी एक ही डीएनए से, इसलिए नहीं करते, क्योंकि इंफॉर्मेशन फिक्स होनी चाहिए क्या बन रहा है। पूछो, कुछ और पूछना है किसी को? हाँ बेटा, तूने पूछेगा भाई कुछ है? है? हाँ एक ही जगह टी आएगा भाई। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है हम इंफॉर्मेशन कॉपी कर रहे हैं, पर एक ही जगह क्या लगाएंगे, सॉरी यू की, सॉरी टी की जगह यू लगाएंगे। कॉपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, वन स्टैंड ऑफ डीएनए, अरे आज से इन प्लेस ऑफ, क्या कर रहे हैं, इन प्लेस ऑफ टी क्या होगा, यू प्रेजेंट, बस इतने ही चीजें। आ रही आवाज? नहीं आ रही ना? आ रही है, आ रही है। अभी कुछ दिन रुक, आने लगेगी।
हम्म। हाँ, और 5 तारीख को ना, जब पापा डंडा लेके दौड़ेंगे ना पीछे, तो आवाजें आएंगी फिर। हाँ बताओ। हर प्लाज्मिड पे एक और ही होता है। क्या हो? जिसपे ओरिजिन होना चाहिए। बात ये नहीं है, वो उसका फीचर है कंपलसरी। बिना ओरिजिन के कॉपी नहीं बनेगी। नहीं, कैसी बात कर रही है, मैं फीचर लिख रहा हूं। वो फीचर है इसलिए होता है। डीएनए तो ऐसा भी होगा जो बिना ओरिजिन के होगा। ऐसा कोई प्लाज्मिड नहीं होता जिसपे ओरिजिन ना हो। हमने प्लाज्मिड ही इसलिए लिया है क्योंकि उसपे ओरिजिन है। हाँ भाई, पूछो और कुछ। चलो आगे चल रहे हैं। वो आ रहे हैं इस पे, ये रहा। वाई बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए नॉट ट्रांसक्राइब। क्लियर कट रीजंस देखेंगे सारे बच्चे। बोर्ड पे देखो सारे। वाई बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए नॉट ट्रांसक्राइब। सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो। कई बार क्या होता है, कुछ सवालों के आंसर ऐसे रखते हैं कि मान लो अगर हो जाए तो क्या होगा। ये ऐसा ही आंसर है। ये कह रहा है कि हम दोनों स्ट्रैंड को ट्रांसक्राइब नहीं करते, मतलब दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट नहीं होता। बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज नॉट टेम्पलेट। नॉट टेम्पलेट। अब इस बात को जरा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है ये। मान लो मेरे पास ये डीएनए है, ठीक है, डीएनए है। अगर मैं इफ फर्स्ट इफ बोथ स्ट्रैंड को ट्रांसक्राइब कर दूं, बोथ स्ट्रैंड को ट्रांसक्राइब मतलब ट्रांसक्रिप्शन कर दूं, और वो करूं एट सेम टाइम, एट सेम टाइम, ध्यान से सुनना, एट सेम टाइम कर दूं, तो मेरे पास दो आरएनए बनेंगे जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। इधर देखो, मान लो आप इसकी ट्रांसक्रिप्शन करो, इसकी कॉपी बनाओ और इसकी कॉपी बनाओ, तो इसकी और जब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, ये और ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसकी कॉपी ये है। देखो यहां 5 डैश से 3 डैश है, जहां पर टी है वहां यू लिख दिया मैंने, बाकी सेम है, AUGC। ये समझ में आ रहा है? बोलो। तो इसकी कॉपी ये है और नीचे वाले जो है इसकी कॉपी ये रही। तो मैंने ये जो दोनों स्ट्रैंड बनाए, अगर मैं सेम टाइम पे बना दूंगा तो ये दोनों स्ट्रैंड सेम टाइम पर आ जाएंगे। और ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देंगे। डबल स्ट्रैंड आरएनए आपने आरएनए इंटरफेरेंस में पढ़ा है, वो ट्रांसलेट नहीं होता, वो ट्रांसलेट नहीं होता, वो ट्रांसलेट नहीं होगा। एनसीईआरटी कहती है कि एंटायर प्रोसेस वेस्ट हो गया, तो उसने एक नया इंग्लिश का वर्ड समझाया, फ्यूटाइल। तो एंटायर प्रोसेस इज वेस्ट, एंटायर प्रोसेस इज वेस्ट। वेस्ट का मतलब हो गया फ्यूटाइल, फ्यूटाइल शब्द का मतलब होता है वेस्ट। तो इसने बोला है कि दोनों स्ट्रैंड, अब जरा देखें मेरी तरफ, देखेंगे ध्यान से बच्चे, मेरे पास ये दो स्ट्रैंड है, ध्यान से सुनना, दोनों स्ट्रैंड की कॉपी नहीं बनती। पहली बात, अगर सेम टाइम पे बनेगी तो दो आरएनए बनेंगे जो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, जुड़ जाएंगे। कहां जुड़ जाएंगे? न्यूक्लियस में ही जुड़ जाएंगे, वही बना है ना, वहां जुड़ जाएंगे। दूसरा, ऐसा भी नहीं होता कि एक बार इसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी एक बार, ये फिक्स होता है किसकी होनी है। मेरी बात समझो, पहले तो ये फिक्स है कि दोनों में से एक की होनी है, और ये भी फिक्स है कि किसकी होनी है। समझो, अगर ये फिक्स नहीं होगा तो एक बार इसकी कॉपी बनेगी एक बार इसकी कॉपी, इससे अलग प्रोटीन बनेगी इससे अलग प्रोटीन बनेगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर दोनों स्ट्रैंड, इसका यही मतलब तो हुआ, बोथ स्ट्रैंड, केस 2, बोथ स्ट्रैंड कॉपी फॉर्म या एक्ट एज टेम्पलेट। बोथ स्ट्रैंड किसका? डीएनए का। बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्ट एज टेम्पलेट डिफरेंट टाइम पर। डिफरेंट टाइम का क्या मतलब है? अलग अलग समय पर। तो मेरे पास दो अलग अलग आरएनए बनेंगे। अगर दो अलग अलग आरएनए बने तो दो अलग अलग प्रोटीन बनेंगी। अगर दो अलग अलग प्रोटीन बनी तो एक जीन एक प्रोटीन बनाती है, ये कॉन्सेप्ट ही जीरो हो जाएगा। एक जीन एक प्रोटीन बनाना चाहिए।
एक जीन एक प्रोटीन बनाना चाहिए। उसके लिए क्या फिक्स होता है कि दोनों में से कौन सा हर बार सिलेक्ट होगा। नियम यह है कि दोनों स्ट्रैंड में से एक की ट्रांसक्रिप्शन होगी, और उसमें भी फिक्स है किसकी होगी, वो बदलता नहीं है कभी। अगर बदल जाए तो कभी ये प्रोटीन बन रही होगी और कभी ये प्रोटीन बन रही होगी। ऐसा खराब है कि एक डीएनए जो जीन है उससे कभी ये प्रोटीन बने और कभी ये प्रोटीन बने। मान लो ये हेक्सोकाइनेस की जीन होती, आज इससे हेक्सोकाइनेस बना, कल नहीं बना, तो निपट गया आदमी। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर है? प्रोटीन जरूरी चीजें हैं। कोई पर्टिकुलर प्रोटीन आज नहीं बनी, कोई और बन गई, सही है, अब परसों बनेगी वो। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब क्या फिक्स है, दोनों में से एक की होगी, और उस एक में भी किसकी होगी ये फिक्स है। इसका मतलब कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है जो तय रखता है कि किसकी होनी है, वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, उसी की होगी। यही तो बात है भाई, क्या कह रहे हैं? दोनों स्टैंड की कॉपी बने डिफरेंट टाइम। डिफरेंट टाइम का क्या मतलब है? एक बार इसकी हो गई एक बार उसकी हो गई, यही तो मतलब है डिफरेंट टाइम का। समझ आ रहा है? तो एक बार इसकी एक बार उसकी होगी तो फिर कैसे होगा, दो अलग अलग प्रोटीन बनेगी, जिसको एनसीईआरटी लिखती है इट कॉम्प्लिकेट जीन एक्सप्रेशन मशीनरी। मतलब हम ये मानते हैं कि जीन एक ही प्रोटीन बना के एक्सप्रेस करती है। अगर एक जीन दो प्रोटीन बनाएगी और उसमें भी कभी ये बनेगी कभी वो बनेगी तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। प्लियोट्रॉपी में भी हमने पढ़ा एक जीन का एक प्रोडक्ट होता है, फिनोटाइप दो होते हैं, तीन होते हैं, याद है? भूल गए? तो एक जीन का एक ही प्रोडक्ट होना चाहिए। ये वाली बातें समझ में आ गई? ठीक है, एनसीईआरटी रीड करो फटाफट से, वहां पे लिखा हुआ है। ट्रांसक्रिप्शन रीड करो फटाफट से। दिस कॉम्प्लिकेट जीन एक्सप्रेशन मशीनरी, जीन एक्सप्रेशन मशीनरी। जल्दी चलेंगे, सेकंड पैराग्राफ पढ़ना है। वन जीन वन एंजाइम, बीडल टोटम ने दिया था, नहीं करना। हाँ, दोनों में ट्रांसक्रिप्शन में भी कैसे बना रहे हैं, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में क्या फॉलो होता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। ए के सामने टी जोड़ते थे, आरएनए भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग फॉलो कर रहे हैं, बस ए के सामने यू जोड़ रहे हैं। क्या कर लेना याद, कुछ पुराना क्वेश्चन पढ़ा होगा, है ना? उसमें भी म्यूटेशन होने में समय है, अगले साल म्यूटेशन होगी। ठीक है, हाँ। क्या चीज रिपीट कर दूं? एक बार करता हूं, तो पहले आ गया इधर, यहाँ जल्दी है, जल्दी यहाँ, जल्दी आ जा, तेरा ऑर्बिटल चेंज करते हैं, जल्दी आ। हाँ, तू पीछे बैठा है, तेरे रिसेप्टर काम नहीं कर रहे, जल्दी बुक कॉपी ले। मैं बता रहा हूं, एक बार एनसीईआरटी रीड करो, दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। आजा बच्चे, आगे आजा। डिमार्केट का मतलब होता है कि जब हम ये देख रहे हैं, सुने ध्यान से सब लोग, इधर देखो, आजा बच्चे। हम ये देख रहे हैं कि जब पूरे डीएनए की कॉपी नहीं होती, छोटे छोटे हिस्सों की होती है, तो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट पे प्रॉपर निशान लगाने पड़ेंगे, जिसे हम प्रमोटर और टर्मिनेटर कहेंगे। मेरी बात समझो ध्यान से। अगर पूरे डीएनए की कॉपी नहीं हो रही है, छोटे छोटे हिस्सों की हो रही है, तो उनकी बाउंड्रीज फिक्स होनी चाहिए ना, किस हिस्से की हो रही है, उसी को लिख रहा है दिस नेसेसिटेट द डीमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज। आपको बाउंड्रीज फिक्स करनी पड़ेंगी। यू क्रोमेटिन तो सिर्फ फोल्डिंग है, कोई हेट्रोक्रोमेटिन कभी यू क्रोमेटिन भी बन जाता है जरूरत पड़ने पे, वो कोई बाउंड्रीज नहीं है। और दूसरा, यू क्रोमेटिन तो ये डीएनए है, इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, अभी पढ़ेंगे वो। हाँ, क्या मैंने बोला है? क्योंकि पूरे डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती, छोटे छोटे हिस्सों की होती है, तो हर हिस्से का स्टार्ट और एंड पॉइंट होना चाहिए। उसी को एनसीईआरटी लिखती है कि जब छोटे छोटे हिस्सों की होनी है तो बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी। दिस नेसेसरी कर रहा है, डीमार्केट का मतलब होता है अलग करना, बाउंड्रीज बनाओ जल्दी से, इसको लिखो। बच्चे देख क्या पढ़ा है हमने। हमारे पास ये डीएनए है, सही है, ये दोनों डीएनए, इसकी कॉपी ये है और इसकी कॉपी ये है। अगर दोनों की कॉपी बन जाएगी तो दो आरएनए बन गए, वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। कैसा आरएनए बन जाएगा? डबल स्ट्रैंड, सही है। और डबल स्ट्रैंड की क्या नहीं होती? ट्रांसलेशन नहीं होगी।
बेकार हो गया पूरा प्रोसेस। क्यों बनाया हमने आरएनए? बेकार हो गया। उसके लिए क्या वर्ड लिखा है? फ्यूटाइल। ठीक है। अब कह रहा है कि आज इससे कॉपी बन जाए, कल इससे बन जाए, तो इसका मतलब कभी डबल स्टैंड नहीं बनेगा, क्योंकि आरएनए बन के टूट जाता है। याद है आपको कॉन्सेप्ट? यही पढ़ा है ना कि आरएनए यूज होके टूट जाएगा। तो एक बार इसकी कॉपी बन, एक बार इसकी कॉपी बन गई, एक बार इसकी कॉपी बन गई। इसने आज प्रोटीन बना दी, इसने कल प्रोटीन बना दी। तो एक ही डीएनए के टुकड़े से दो अलग अलग तरह की प्रोटीन बन रही है। दिस कॉम्प्लिकेट द एंटायर मशीनरी ऑफ जीन एक्सप्रेशन। क्योंकि जीन एक्सप्रेशन क्या बोलता है? एक जीन की एक प्रोटीन। सही है? पढ़ लो एनसीईआरटी। अब सेम लिखा है, मैं वही पढ़ा रहा हूं। जो बच्चे पूछते हैं सर नोट्स पढ़ने, एनसीईआरटी नोट्स पढ़ा करो पहले। ठीक है, मैं ट्राई करता हूं आपको चैप्टर, एक चैप्टर का आज बना के देखूंगा या कल, कि मेंडेलियन में कौन सी लाइनें याद रखनी है। ठीक है, टोटल मान लो हमने 40 लाइन बता दी, 50 लाइन बता दी। वो लाइन तभी याद रहेंगी जब तुमने चैप्टर के नोट्स 2-3 बार रिवाइज कर रखे हो, है ना? उसमें भी हेल्प कर देंगे। पर कोशिश करो नोट्स पढ़ा करो। हाँ बेटा। दूसरा वाला स्टैंड रेप्लीकेशन में यूज हो रहा है, रहता है वो तो। फ्यूटाइल वेस्ट इंग्लिश का शब्द है भाई, है? वेस्ट होता है। बहुत खतरनाक इंग्लिश लिखता है। प्यूटेटिव जेनेटिक मटेरियल, सीधा लिख सकता है ना पॉसिबल जेनेटिक मटेरियल। हाँ बच्चे, कुछ नहीं सिखाना, साइंस वाले दुखी रहते हैं। हाँ बेटा बता, बोल बोल। हाँ, वो क्या करेगा? अगर उसके पास डीएनए है तो उसको अगर कॉपी बनानी है तो न्यूक्लियस में चला जाएगा, खुलना पड़ेगा उसको। करेगा, उन दोनों में से एक को तोड़ देगा, पहले प्रोटीन बना लेगा। फिर क्या करेगा? इससे जो कॉपी बनाएगा वापसी, वो दो आरएनए हो जाएंगे। मतलब जैसे डबल स्ट्रैंड है, एक को हटा ले, सही है, इससे वो बना ले, प्रोटीन कवर बना ले, फिर दोबारा इससे आरएनए बना ले। इस तरीके से चलता है। ठीक है, पर वो मैकेनिज्म तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है दूर दूर तक भी। लिख लिया भाई? हाँ यार, कुछ जीन है, कुछ टुकड़े ऐसे हैं, जैसे मान लिया ये पूरी बिल्डिंग है, तो इस बिल्डिंग में कुछ ऐसे ऐसे होंगे ना जहां हम बैठते नहीं है। जैसे जो नीम वगैरह हो गई, वो स्ट्रक्चर का पार्ट है पर फंक्शन का पार्ट नहीं है। तो कुछ डीएनए नॉन फंक्शनल भी होता है। ठीक है, ऐसा बहुत सारा होता है। ठीक है, हाँ। इसका, हाँ, जेनेटिक्स का मैं बना के दे देता हूँ, पेपर दे लो। पेपर बना के दे देता हूँ, दे लो ना यार। कम से कम तुम 10-12 क्वेश्चन का टॉपिक तैयार कर लो। चलो आगे चल रहे हैं भाई। हाँ, नो क्या? जल्दी लिखो। अरे भाई ये मत लिखो सीक्वेंस, लिख रहे हैं उसको भी। कौन कह रहा है तुम्हें लिखने के लिए? सीक्वेंस भी देख के लिख रहा है। तुम लोग अकल कब आएगी बेटा? जब नीट हो जाएगा तब। हाँ, नहीं आ रहा है उसके बाद भी। बता, दिक्कत ये हो रही है, और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, सबका यही हाल है। तुम्हें लाल पेंसिल लिख तो रहा है, तो गधा है सब। हाँ, चुप। लिख लिया? बच्चे एनसीईआरटी पढ़ ली सबने? एनसीईआरटी जल्दी। बस पूछना है किसी को कुछ आप में से? चले आगे, चलो आ जाओ, फटाफट से आगे लेते हैं इसको। 5 मिनट यहां पे ध्यान से सुनेंगे। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जल्दी जल्दी। नेक्स्ट स्लाइड पे बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जल्दी लिख। एग्जैक्ट 1 मिनट है।
चले, चलो आओ बेटा, 3 क्लास हैं इस चैप्टर की बस। अब आज ट्रांसक्रिप्शन, हाँ खत्म सिलेबस, घर जाओ तुम। है कॉलेज खुद पढ़ोगे तुम लोग अब। कौन छोड़ा है? अब बायोमोलिक्यूल किसने कराया है? फिर मैं असाइनमेंट नहीं दूंगा माइक्रोब का। जितना मैंने पढ़ाया है ना, कोई नहीं पढ़ाएगा। इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे, बोर्ड पे ध्यान दे। लिख लिया? बच्चे आप लोग बहुत स्लो लिखते हो। तुम्हें 2 लाइन बनानी है यहां और 2 लाइन बनानी है यहां। इसको लिखना आरएनए और उसको लिखना है डीएनए, बस। और इस आरएनए को कॉम्प्लीमेंट्री बताना है। इसकी ट्रांसलेशन नहीं होती, पूरा प्रोसेस वेस्ट हो गया। अगर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करेगा डिफरेंट टाइम पर, तो 2 डिफरेंट आरएनए बनेंगे, 2 डिफरेंट प्रोटीन। ठीक है, जल्दी प्लीज। जिन्होंने पढ़ लिया एनसीईआरटी पढ़ लिया करो साथ के साथ। इसके आगे भी पढ़ाने जा रहा हूं तो उसकी भी एनसीईआरटी थोड़ी रीड कर लिया करो, खाली मत बैठा करो। आखिरी टाइम पे जाके आप लोग अपने आप को परेशान कर रहे हो ऐसे। चलो आ जाओ, हेडिंग डालेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। बोर्ड पे ध्यान देंगे सारे, बोर्ड पे ध्यान रखेंगे सारे, बोर्ड की तरफ देखेंगे पूरी ध्यान से। सब लोग पूरा फोकस इधर देखेंगे, देखो इधर। ये हमारे पास डीएनए है, ठीक है, ध्यान सुनेंगे। मैंने आपको ये बताया कि हमारे पास डीएनए बहुत बड़ा होता है। जब डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं तो एस फेज में करते हैं। नियम ये है कि कोई भी हिस्सा 2 बार रेप्लिकेट नहीं होगा, सबको एक बार डबल करना है एक एस फेज में, और कोई हिस्सा छूटना नहीं चाहिए। सही है? सही है, डीएनए रेप्लिकेशन के वक्त कोई हिस्सा छूट ना जाए और हर हिस्से की कॉपी बननी चाहिए, सिर्फ एक कॉपी बननी चाहिए। जब हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो हमारे पास डीएनए के छोटे छोटे हिस्से होते हैं। पहला सवाल यह है कि जब हम ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं तो मान लो डीएनए में 30,000 जीन है। क्या ये सारी जीन की जरूरत मुझे एक साथ पढ़ने वाली है? नहीं। इसका मतलब यह हो गया कि अगर डीएनए पर कोडिंग रीजन में, मैं फिर रिपीट करूंगा, अगर डीएनए पर कोडिंग रीजन में, कोडिंग का मतलब जो डीएनए आरएनए बनाता है, कोडिंग रीजन में 30,000 जीन है, सारी की सारी 30,000 की जीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब उन जीन को आपस में इंडिपेंडेंट कर दो, एक जीन का दूसरे जीन से कुछ लेना देना नहीं है। तो इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन छोटे छोटे हिस्सों में होता है, जहां पे एक हिस्से की ट्रांसक्रिप्शन दूसरे हिस्से की ट्रांसक्रिप्शन से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसी एक यूनिट जिसपे ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बनाए, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का मतलब एक ऐसी यूनिट जिसकी ट्रांसक्रिप्शन किसी दूसरी यूनिट से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। क्लियर है? इसके कुछ सॉलिड रीजन है। पहला, सारी जीन ध्यान से सुनेंगे, सारी जीन की एक साथ जरूरत नहीं पड़ने वाली। कुछ जीन की आज पड़ेगी, कुछ की कल पड़ेगी। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन से बनने वाला आरएनए हमेशा ऐसे बनेगा कि मुझे क्या करना है, उसको कंट्रोल कर सकें। कंट्रोल करने के लिए हमने क्या करा है, सबको यूनिट में बांट दिया है। मान लो 30,000 जीन है, उनकी हमने 30,000 यूनिट बना दी है। जिसकी जरूरत होगी सेल उसे कंट्रोल कर लेगा। हाँ भाई, इसकी ट्रांसक्रिप्शन करनी है, इसकी करनी है, इसकी करनी है। क्लियर है? तो ट्रांसक्रिप्शन आपको एक यूनिट में पढ़ाया जाता है, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन एक पार्ट में पढ़ाया गया था, रेप्लिकॉन। अच्छा, रेप्लिकॉन क्या है, मेरी बात सुनेंगे। टोटल लेंथ ऑफ ऑल रेप्लिकॉन इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ डीएनए। ट्रू? समझ में आ रहा है?
मान लो 500 रेप्लिकॉन है, उनको ऐड कर दो, लेंथ ऑफ डीएनए आ जाएगी। पर टोटल लेंथ ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट लेंथ ऑफ डीएनए नहीं देगी, बिकॉज देर आर नॉन कोडिंग डीएनए ऑल्सो। क्लियर है यहां तक? समझ पा रहे हो? सही है, क्लियर है। अपने दिमाग में गलती से भी नहीं लाएंगे कि रेप्लिकॉन और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का आपस में कोई रिलेशन है, कुछ लेना देना नहीं है। क्लियर? हमने अपने हिसाब से उसको डिवाइड किया था रेप्लिकॉन में कि जब रेप्लिकेशन करनी थी। अभी काम करने को लेके हमने किस में डिवाइड किया है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में। क्लियर है? अब मैंने ये एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बना दी। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जैसा हमने बोला था कि ट्रांसक्रिप्शन एक अलग अलग हिस्सों में होती है, तो उसकी बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी। तो बाउंड्रीज में हमेशा एक स्टार्ट पॉइंट होता है। तो एक ऐसा डीएनए का हिस्सा जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कराता है, उसको हम बोलते हैं प्रमोटर। क्या बोलते हैं? प्रमोटर। एक ऐसा हिस्सा जो ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करवाता है, उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटर बोलते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से। प्रमोटर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करवाता है, पहला पॉइंट। दूसरा हमने बोला कि जीन की ट्रांसक्रिप्शन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। सही है? इसका मतलब इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को हम कंट्रोल भी करते हैं। तो कंट्रोल स्टार्ट पॉइंट पे होना चाहिए कि एंड पॉइंट पे? स्टार्ट पॉइंट पे। या तो स्टार्ट करोगे या नहीं करोगे। ऐसा थोड़ी आपने आरएनए बना के फिर वो बेकार कर दिया। सही है? मान लो आपको आज खाना नहीं बनाना है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि गैस पे खाना वाना चढ़ा के फिर गैस बंद कर देते हो। ऐसा तो नहीं करते। ठीक है, अब क्या करते हो? नहीं बनाते। तो अगर मैं, आप सुनो मैं क्यों बोल रहा हूं, आपको आगे जाकर पढ़ाएंगे कि प्रमोटर रीजन में देर आर मैनी रेगुलेटरी सीक्वेंसेस जिनके थ्रू हम इसको कंट्रोल करते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल है लैक ऑपिरॉन में ऑपरेटर, जो प्रमोटर पर ही होता है। समझ में आ रहा है? तो प्रमोटर एक ऐसी जगह है जहां ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी। देर आर सर्टेन रेगुलेटरी सीक्वेंस, मतलब डीएनए का कुछ हिस्सा जिससे हम ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल कर पाएंगे। वो किसके आसपास होती है? प्रमोटर के आसपास होती है। प्रमोटर में भी होती है, उसके आगे भी हो सकती है, थोड़ा इधर भी हो सकती है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? रेगुलेटरी सीक्वेंसेस बोलते हैं। क्लियर है? बोलो। ठीक है, तो हमारे पास इसके 3 पार्ट हैं। जिसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल जीन। अब जरा देखेंगे, मैंने यहां पर लिखा है व्हेन ट्रांसक्रिप्शन अकर इन स्मॉल पार्ट्स वी नीड टू मेक बाउंड्रीज, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वेयर इंडिपेंडेंट इवेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन अकर। कोई दिक्कत इस बात में? नहीं। पार्ट्स क्या हैं? ए प्रमोटर, ए प्रमोटर, बी टर्मिनेटर, दूसरा लिखते हैं स्ट्रक्चरल जीन। क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन। तीसरा हम लिखेंगे टर्मिनेटर, तीसरा हम लिखेंगे टर्मिनेटर। अब इधर ध्यान दो बोर्ड पे एक बार फिर से देखो। मैंने यहां पर ध्यान सुनेंगे, मैंने यहां पर ध्यान सुनेंगे, मैंने यहां पर आरएनए बनाना है। ये हिस्सा प्रमोटर है, ये दिख रहा है सबको? ये हिस्सा टर्मिनेटर है। ठीक है, क्लियर है? अब मैं आरएनए बना रहा हूं, ध्यान से देखना। आरएनए मैंने लिखा है ऐसे, ए जी सी ए यू ए जी सी ए। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो आरएनए बना वो सिर्फ यहां से लेकर यहां तक की कॉपी है। समझ में आ रहा है? आरएनए यहां से लेकर यहां तक की कॉपी है। इसका मतलब प्रमोटर का काम सिर्फ स्टार्ट करवाना है, वो आरएनए में नहीं आता। प्रमोटर की कॉपी नहीं बनती, ना टर्मिनेटर की कॉपी बनती है। जो आरएनए होता है वो स्ट्रक्चरल जीन के किसी एक स्ट्रैंड की एग्जैक्ट कॉपी होती है। बस जहां टी होगा वहां यू होगा। क्लियर है? क्लियर है? और ये हम अलाउ भी कर सकते हैं। डीएनए बड़ा है, मेन इसकी कॉपी बनानी है, थोड़ा सा हिस्सा डीएनए का यूज कर लेते हैं, स्टार्ट में हेल्प कर देगा, थोड़ा सा एंड में कर देगा। एग्जैक्ट कॉपी किसकी बनती है? स्ट्रक्चरल जीन की।
यदि आपसे कोई पूछे, यदि आपसे पूछे ट्रांसक्रिप्शन में कॉपी बनती है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की या स्ट्रक्चरल जीन की? स्ट्रक्चरल जीन की, सही है। अब आरएनए में कोड आए हैं, आरएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड आए हैं, तो आरएनए जो होता है उसमें क्या प्रेजेंट है? कोड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? कोड। व्हाट इज कोड? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। व्हाट इज कोड? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। यस। तो अगर मैं आपसे कहूं जिसका कोड एग्जैक्टली आया है, इसको कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड। अब जरा सुने ध्यान से, कोडिंग डीएनए अलग है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कोडिंग डीएनए। कोडिंग स्ट्रैंड का मतलब सिंगल स्ट्रैंड, सही है। वो किसका पार्ट है? स्ट्रक्चरल जीन का। डीएनए मतलब डबल स्ट्रैंड। तो दिस इज कोडिंग डीएनए, दिस इज कोडिंग, दिस इज कोडिंग, दिस इज नॉन कोडिंग, सही है। इसका आरएनए में कोई रोल नहीं है। कोडिंग डीएनए में हमारे पास कौन सा स्ट्रैंड है? ये कोडिंग स्ट्रैंड। अब ये देखो, ये आरएनए इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। टी का अपोजिट ए, सी का अपोजिट जी, जी का अपोजिट ए। इसीलिए जिसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है उसको टेम्पलेट कहते हैं। यस, जिसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है उसको क्या बोलते हैं? टेम्पलेट। अब एक चीज और देखो, टेम्पलेट 3 से 5 लिखा हुआ है और कोडिंग क्या लिखा है? 5 से 3। तो जिसका कोड कॉपी होता है उसको कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। तो इसका मतलब प्रमोटर नॉट कम इन आरएनए। यस, ये आरएनए में नहीं आता, और ये क्या करता है? हेल्प टू स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन चालू करवाने में मदद करता है। ये कहता है कि ट्रांसक्रिप्शन में स्टार्ट करवाऊंगा। स्ट्रक्चरल जीन क्या काम करती है? ट्रांसक्रिप्शन इसी की होती है। तो दूसरा पार्ट क्या है? स्ट्रक्चरल जीन। इसकी क्या होती है? इसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है। इसकी क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन होती है। इसकी हमारे पास क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन होती है। क्लियर है? तो स्ट्रक्चरल जीन वो है जिसकी हमारे पास क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन होती है। समझ आ रहा है? अब ट्रांसक्रिप्शन होती है। स्ट्रक्चरल जीन जो है उसमें 2 स्ट्रैंड हैं। एक कौन से हैं बेटा? कोडिंग, कोडिंग स्ट्रैंड जिसका कोड क्या होता है? कोड कॉपी होगा किसमें? इन आरएनए। और एक होगा टेम्पलेट जो हेल्प करेगा आरएनए बनने में, जो हेल्प करेगा इन आरएनए सिंथेसिस। काम कौन कर रहा है? टेम्पलेट, कोडिंग? टेम्पलेट। आरएनए बनवा टेम्पलेट रहा है, नाम कोडिंग का हो रहा है। सही है, ये लिखती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बात लिखती है, कह रही है बनवा कौन रहा है? टेम्पलेट। नाम किसका हो रहा है? कोडिंग का, क्योंकि कोडिंग जैसा बन रहा है। कोई भी आरएनए कोडिंग जैसा बनता है, टेम्पलेट का अपोजिट बनता है। डीएनए के केस में दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट थे। यस। अच्छा, मैं अगर आप बोलूं मुझे बताना, ये बात बताना स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं। इन डीएनए रेप्लिकेशन बोथ स्ट्रैंड इज टेम्पलेट एंड बोथ स्ट्रैंड इज कोडिंग। सही है। ये देखो, ये डीएनए है, ठीक है। इसने जो कॉम्प्लीमेंट्री बनाया, इसका कोड इससे मैच करेगा। अच्छा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो बनाया, इसका कोड इससे मैच करेगा। ट्रांस है, हाँ वही पर है। तो दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट भी हैं, कोडिंग भी हैं। ट्रांसक्रिप्शन में एक स्ट्रैंड कोडिंग है, दूसरा टेम्पलेट है। टेम्पलेट पर रखकर बनाते हैं, कोडिंग जैसा बनता है। हाँ, ट्रांसक्रिप्शन टेम्पलेट का होता है पर कोड कोडिंग जैसा आता है। भाई मेरी बात सुनो ध्यान से, चीजें समझ आ गई हैं? एक बार फिर रिपीट करता हूं, ध्यान सुनेंगे। रुक जा बेटा, डाउट से पहले सुन। डीएनए बहुत बड़ा होता है, बड़े डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकते। ट्रांसक्रिप्शन छोटे छोटे हिस्से में होती है, ठीक है। क्यों? ताकि एक इंडिपेंडेंट कंट्रोल मिल सके। दूसरा, बहुत सारा डीएनए नॉन कोडिंग भी होता है। जो कोडिंग डीएनए है, जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, उसके 3 पार्ट है: प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। जब हम अभी आगे जाएंगे तो इसमें और कॉम्प्लिकेशन बताऊंगा।
प्रमोटर वो है जहां ट्रांसक्रिप्शन चालू होती है, टर्मिनेटर वो है जहां रुकती है। पर एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन सिर्फ स्ट्रक्चरल जीन की होती है। स्ट्रक्चरल जीन में दो स्ट्रैंड हैं, एक कोडिंग एक टेम्पलेट। कोडिंग 5 से 3 होता है। कोडिंग की डायरेक्शन क्या होती है? 5 से 3। 5 डैश टू 3 डैश क्या है? कोडिंग होता है। और 3 डैश टू 5 डैश क्या होता है? टेम्पलेट होता है। 3 डैश टू 5 डैश क्या होता है? टेम्पलेट होता है। जैसे टेम्पलेट ये है ना, 3 से 5। कोडिंग क्या होगा? 5 से 3। ठीक है, क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, प्रमोटर वो जगह होती है, ध्यान सुनेंगे, प्रमोटर वो जगह होती है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होने में मदद मिलती है। नॉर्मली डीएनए को यहां तो खुलना ही है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, वो थोड़ा सा प्रमोटर के वहां से खुलता है। मतलब हम प्रमोटर के वहां से उसको खोलना चालू कर देते हैं। डीएनए पूरा प्रमोटर नहीं, कुछ हिस्सा प्रमोटर का। इसीलिए कहते हैं कि प्रमोटर जो है वो एटी रिच होना चाहिए। पहले हम वहां पढ़ाते थे टाटा बॉक्स, टीए है। पहले पुरानी कोचिंग में जब हम लोग बहुत पहले ऑफलाइन में पढ़ाते थे तो हम लिखते थे प्रमोटर हैव टाटा बॉक्स। कोई लॉजिक, सिर्फ लॉजिक याद करो। अगर प्रमोटर में ए और टी ज्यादा होगा तो उसके खुलने के चांस बढ़ जाएंगे। सही है? समझ आया? क्यों खुलने के चांस बढ़ जाएंगे? क्योंकि दो हाइड्रोजन बॉन्ड, दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, खुलने के चांस बढ़ जाएंगे। क्योंकि डीएनए बनता भले यहां से है पर थोड़ा सा प्रमोटर के वहां भी खुलता है। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक सही है? स्ट्रैंड दो हैं, एक कोडिंग और एक टेम्पलेट। टेम्पलेट के ऊपर रखकर बनाएंगे, कोडिंग जैसा बनेगा। काम टेम्पलेट कर रहा है, कोड कोड किसी और का आ रहा है, नाम किसी और का आ रहा है। यहां तक ठीक है? क्लियर है? अब कोई डाउट पूछ रहा था? सीक्वेंस फिक्स है प्रमोटर के, ये होते हैं अक्सर मैक्सिमम प्रमोटर के सीक्वेंस वही मिलते हैं। लॉजिक सिर्फ इतना है, प्रमोटर में एटी ज्यादा होता है ताकि वहां से डीएनए खुलता है। मैं ऐसे बोलूंगा, जहां प्रमोटर है वहां एटी रिच है। तो कह रही है जहां एटी रिच होगा सब जगह प्रमोटर होगा, पर जीन भी तो होनी चाहिए। सही है? नोट करो जल्दी से, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, पिटाई कर दूंगा मैं 2-3 की अब। हम्म, पानी पियो, मैं भी पी लेता हूं। हाँ, कुछ मंगा दूं खाने के लिए? है? हाँ, पढ़ ले भाई, मैं यहां से ट्रांसलेशन चालू कर दूंगा। जेनेटिक कोड, टाइप ऑफ आरएनए खत्म है, मिल जाएगा वो तो। पढ़ाई करो यार तुम लोग, बहुत सिलेबस है। हाँ बेटा, क्या चीज? टर्मिनेटर को लेके कुछ नहीं है, टर्मिनेटर उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है हमारे लिए। बच्चे मेरी बात सुन ध्यान से, मैंने जो बुक्स पढ़ रखी है मैं उनकी चीजें यहाँ नहीं बताऊंगा। एक्चुअल में तुम जाके काम करो, विकीपीडिया पे प्रमोटर खोजना, वहां दिखाएगा -10 रीजन, -35 रीजन, और एक और होता है -10 और 35 के बीच का डिजाइन। ऐसी कुछ चीजें हैं हमने जो पढ़ी हुई हैं, पर वो यहाँ काम की नहीं है। तुझे सिर्फ ये समझना है, प्रमोटर पर डीएनए खोलने के लिए कुछ होना चाहिए, टर्मिनेटर पे वहां रुक जाता है, प्रमोटर पे कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंस होते हैं। मैं तुझे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जरूर बताऊंगा जो लिखा है एनसीईआरटी में। ठीक है? हर जीन के साथ एक प्रमोटर टर्मिनेटर होना चाहिए। कई बार 2-3 जीन का इकट्ठे भी होता है। ठीक है? हाँ बेटा, डेफिनेटली ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का। नहीं नहीं, मेरी बात नहीं समझ रहा है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बड़ा है किसके कंपैरिजन में? हाँ, क्योंकि स्ट्रक्चरल जीन के साथ कुछ रीजन प्रमोटर और टर्मिनेटर जुड़ेगा। लेंथ वाइज तो डेफिनेटली ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बड़ा होगा ना। रहेगा नहीं रहेगा से नहीं मैं बोल रहा हूं,
सिंपल लेंथ का क्वेश्चन है, वो बड़ा है, उसमें 3 पार्ट है उसमें। जल्दी, हाँ बेटा, सिग्मा फैक्टर हम आगे पढ़ेंगे। बेटा वो तो सिर्फ डीएनए सिर्फ सीक्वेंस है, वो तो काम है उसका ओरिजिन की तरह। ओरिजिन कोई जगह थोड़ी दिखती है हमें अलग से। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की, जब डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं तो ओरिजिन की भी तो कॉपी बनाएंगे, नहीं तो पूरा डीएनए कैसे कॉपी बनेगा? डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी बनानी है तो ओरिजिन भी कॉपी बनेगा, तभी तो अगले डीएनए में जाएगा। ज्यादा कॉम्प्लीमेंट मत कर बस। बेटा ये रेप्लिकॉन देख, तू समझ नहीं रही है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि रेप्लिकॉन को अलग नजरिए से देखा डीएनए को। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बिल्कुल अलग है, उसी डीएनए पर है, इसका मतलब मैं एक ही चीज को दो अलग अलग व्यू से देख रहा हूं। वो अलग से दिखते उगते नहीं है, डीएनए तो सिर्फ सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस काम कर रहा है अलग अलग तरीके से। ऐसा थोड़ी है कि प्रमोटर दिखता होगा, ऐसा है कि ये डीएनए है, इस पर ये प्रमोटर ऐसे दिख रहा है, ऐसा कुछ दिखता थोड़ी है, सिर्फ सीक्वेंस है। पर डीएनए में ऐसा कोई सीक्वेंस जो एक स्पेशल रोल कर रहा है, वो प्रमोटर है। कैसे खोजा होगा प्रमोटर? हाँ भाई, प्रमोटर कैसे खोजा होगा? हाँ, प्रमोटर ऐसे खोजा होगा जहां पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हुई, जहां से जीन में, स्ट्रक्चरल जीन में, उसके आगे की साइड कुछ ऐसे सीक्वेंस थे जो सब जीन में मिल रहे थे और वहीं से खुल रहा था, तो उसका उठा के नाम प्रमोटर रख दिया। ऐसे ही तो किया होगा। मान लो, मेरी बात सुनो, इधर है उधर सुनो भाई, है, सुना करो कदे कहीं के। भाई ये सारे डीएनए के सीक्वेंस हैं, इनका काम प्रमोटर ऐसा ऐसा हमने देखा, हमने 10-15 ट्रांसक्रिप्शन यूनिट देखी। स्ट्रक्चरल जीन जहां से कोड चालू हो रहा है, उसके इधर की तरफ उन सब में कुछ कॉमन सीक्वेंस दिखे, तो हमारे दिमाग में आया यार ये जो कॉमन सीक्वेंस है ना, ये सब में है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं डीएनए को खोलने में मदद कर रहा है, उसका उठा के नाम प्रमोटर रख दिया। और क्या किया होगा? तो तुम्हें अभी ऐसा लग रहा है कुछ लगा हुआ है वहां पर? लगभग सेम आ रहा था। और अगर प्रमोटर में म्यूटेशन कर रहे थे तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पा रही थी, तो इससे पक्का हो गया इसके बिना होगा भी नहीं। यस, इसका मतलब एंजाइम में कुछ ऐसा है कि उसको पता है कि वहां लगना है। यस, आगे से, यस। हाँ हाँ बेटा, मैंने एक पर्टिकुलर टॉपिक ये 3-3.5 महीने पढ़े थे ग्रेजुएशन के टाइम पे। एक बुक थी जीन 5 करके, एक फॉरेन ऑथर की 1400-1500 पेज की बुक थी। मैंने उसके भी सारे टॉपिक नहीं पढ़े, पर मैंने ये डिटेल पढ़ा हुआ है, तो मुझे एग्जैक्टली पता है, पर मैं आपको बताऊंगा ही उतना जितना काम का है। मैंने प्रॉपर पढ़ रखा है ये सारा अच्छे से, जेनेटिक्स खासकर। ठीक है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि गड़बड़ है कुछ कहीं जेनेटिक्स में, है रिवाइज है। नहीं वो तो दूसरी है, वो तो बुक ही नहीं है मेरे पास वो, नहीं घर शिफ्ट में कहीं चली गई वो। ठीक है बेटा, लाइब्रेरी से वो बुक कितनी, 2,500-3,000 की बुक थी, ग्रेजुएशन में 2,500-3,000 रुपए कहाँ से आएंगे? है नहीं, कार्ड पे लाते थे, लाइब्रेरी से कार्ड पे मिलता है ना। हाँ है, पढ़ते ऐसे थे कि जेनेटिक्स बिल्कुल नहीं आती थी 12th में, बहुत खतरनाक थी। 3-3.5 महीने में कॉन्सेप्ट बन गए थे जेनेटिक्स के। 2005 के आसपास की बात है। चलो पढ़ते हैं बेटा, आप देखो समझो ध्यान से, ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं, आप सिर्फ समझते हुए चलो, पर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने नीट के, ओवर नहीं करना। आपको एनसीईआरटी की लाइनें समझ में आ रही है? प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन्स, ये समझ में आ रहा है, कहां से कहां तक होगी ये समझ में आ रहा है, बस इतने पे चलना में। ठीक है, पर जितनी मैं आपको पढ़ा दूंगा उसके ऊपर बहुत थोड़ी सी चीजें हैं, ज्यादा नहीं है, इतना भी आप याद रखेंगे। इसके बाद सिर्फ डाटा होता है, जैसे प्रमोटर का कोई फीचर लिखवा दे, टर्मिनेट, फिर डाटा है सिर्फ, कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट यही है, क्लियर है? आप जब एमबीबीएस में जाओगे या किसी भी और फील्ड में जाओगे तो इसके ऊपर सिर्फ आपको डाटा मिलेगा ऐड करने के लिए, जो हम पढ़ते हैं, इसके अलावा कुछ है नहीं।
क्लियर, आगे चलेंगे बेटा, आ जाओ। अब एक सवाल ये रह गया, सुनो ध्यान से, एक सवाल ये रह गया कि प्रमोटर, ध्यान सुनेंगे सब लोग। एक सवाल ये है कि यहां पर एक एनसीईआरटी एक वर्ड लिखती है कि हमारे पास, ध्यान सुनेंगे, हमारे पास ये जो प्रमोटर है ये टेम्पलेट से भी जुड़ा हुआ है, कोडिंग से भी जुड़ा हुआ है। आप अगर ध्यान से देखें, कोडिंग का भी पार्ट है, टेम्पलेट का पार्ट है। अगर मैं टेम्पलेट के रिस्पेक्ट में देखूं, ध्यान से सुनो, अगर मैं टेम्पलेट के रिस्पेक्ट में देखूं तो मैं कह रहा हूं प्रमोटर 3 एंड पर लगा हुआ है। अगर मैं कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में देखूं तो मैं क्या कह रहा हूं, 5' लगा हुआ है। एनसीईआरटी कहती है इस बात को कि प्रमोटर दोनों में से बाई कन्वेंशन, कह रहा हूं बाई कन्वेंशन, जैसे प्लस माइनस रियल नहीं है, कन्वेंशन होती है वो, कि एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, ऐसे ही एनसीईआरटी कहती है कि बाई कन्वेंशन प्रमोटर जो है वो कोडिंग स्ट्रैंड के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है। इसका मतलब प्रमोटर की लोकेशन 5' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड है और टर्मिनेटर की लोकेशन 3' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड है। रियलिटी में प्रमोटर कोडिंग और टेम्पलेट दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, सही है। हम किसी एक के साथ जुड़ा हुआ मानते हैं। किसके साथ मान रहे हैं, कोडिंग स्ट्रैंड के साथ। कोडिंग स्ट्रैंड के साथ कहां पर, 5' एंड पर, सही है प्रमोटर, और टर्मिनेटर कहां पर, 3' एंड पर। तो यही बात हम यहां लिख रहे हैं कि लोकेशन ऑफ प्रमोटर एंड टर्मिनेटर। तो हम क्या करते हैं बेटा, ध्यान सुनो, यहां पर यहां से कोड आता है, यहां पर ए है, यहां से कोड आता है, यहीं से आता है ना कोड। अब इसको आप +1 लिख दो, इसको सुनो ध्यान से, देखो मेरी तरफ देखो सारे बच्चे, इसको आपने प्लस लिख दिया 1 2 3, इस पॉइंट को 0 मान लो, तो इधर जो होता है इसको अपस्ट्रीम लिख दो, इसको डाउनस्ट्रीम लिख दो। मतलब मान लो इस पॉइंट के इधर बन रहा है तो इधर वाले को क्या लिख दो, डाउनस्ट्रीम। इधर वाले को क्या लिखोगे, अपस्ट्रीम। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं बाई कन्वेंशन, बाई कन्वेंशन प्रमोटर जो है, प्रमोटर इज 5' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड अपस्ट्रीम। समझ में आया, अपस्ट्रीम समझ में आ रहा है, कहां कह रहा हूं, इसके इधर। टर्मिनेटर कहां लगा हुआ है, हाँ, टर्मिनेटर किसके साथ जुड़ा हुआ है, हाँ, अटैच किसके साथ है, अटैच टू 3' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड डाउनस्ट्रीम, कोडिंग स्ट्रैंड डाउनस्ट्रीम। एनसीईआरटी एक बहुत शानदार बात और बोलती है, देखो क्या कहती है, ये कह रही है कि अगर मैं, ध्यान सुनेंगे, ये कौन सा है, कोडिंग है, और ये कौन सा नीचे वाला, टेम्पलेट है, कोई दिक्कत। अगर मैं इसको प्रमोटर कह रहा हूं और इसको टर्मिनेटर कह रहा हूं, सही है। एनसीईआरटी कहती है कि अगर मैं प्रमोटर यहां लगा दूं और टर्मिनेटर यहां लगा दूं तो अब ये कोडिंग हो गया और ये टेम्पलेट हो गया। इसका मतलब, ध्यान सुनेंगे, इसका ये मतलब हुआ, ध्यान सुना, इसका मतलब ये हुआ कोडिंग स्टैंड से प्रमोटर डिफाइन नहीं हो रहा, प्रमोटर की पोजीशन से कोडिंग स्टैंड डिफाइन हो रहा है। फिर दोबारा बोलो, सुनो ध्यान से, दो लोग हैं, इसकी पोजीशन से इसकी पोजीशन बता रहा हूं, या इसकी पोजीशन से इसकी पोजीशन बता रहा हूं। एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि अगर मैं प्रमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन एक्सचेंज कर दूं तो कोडिंग और टेम्पलेट बदल जाएगा। इसका मतलब प्रमोटर, ध्यान सुनेंगे, इसका मतलब यह हुआ प्रमोटर जो है उससे डिफाइन हो रहा है कोडिंग और टेम्पलेट। प्रमोटर बता रहा है, कह रहा है कि मैं जिसके साथ जुड़ा हुआ हूं, मैं जिसके 5' एंड पर जुड़ा हुआ हूं वो कोडिंग है। समझ में आ रहा है, फिर बात समझ में आ रही है। पहले हमने पढ़ाया ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। हमने कहा प्रमोटर दोनों के साथ है, पर हम किसके साथ मानते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड के साथ। कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड पर प्रमोटर मानते हैं, 3' एंड पर टर्मिनेटर मानते हैं।
एनसीईआरटी लिखती है कि यदि मैं प्रमोटर और टर्मिनेटर को एक्सचेंज कर दूं तो कोडिंग टेम्पलेट बदल जाएगा। इसका मतलब प्रमोटर हमेशा, इसका क्या मतलब हुआ? प्रमोटर ऑलवेज कहां है? ऑलवेज एट 5 डैश एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। ये बात समझ पा रहे हो? क्लियर है? बोलो, ये चीज ठीक है? मान लो तुम क्वेश्चन कैसे गलत करके आओगे ऐसे, आरएनए उल्टा नहीं बनता, पोजीशन बदलती नहीं है, प्रमोटर फिक्स होता है। लेकिन ये कह रहा है कि प्रमोटर की पोजीशन से डिफाइन हो रहा है कोडिंग टेम्पलेट। समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मेरी बात सुन ध्यान से। मान ले मैं ये कह रहा हूं भाई डीएनए तो किधर भी मुड़ा उड़ा हो सकता है, डीएनए सीधा सीधा तो होगा नहीं। मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं कि अगर ये प्रमोटर है और ये टर्मिनेटर है तो प्रमोटर हमेशा जिस स्ट्रैंड के 5 डैश पर होगा वो कोडिंग होगा, सही है, और जिसके 3 डैश एंड पर टर्मिनेटर होगा वो कोडिंग है। ये चीज समझ आ रही है? इसने बोला कि अगर मैं प्रमोटर टर्मिनेटर की पोजीशन बदल दूं, इफ बदल दूं, तो ये अपोजिट हो जाएंगे, पर रियल में तो ऐसा होता नहीं है। इस बात से मतलब क्या निकलता है? इस बात से मतलब ये निकलता है कि प्रमोटर के रिस्पेक्ट में कोडिंग डिफाइन होता है। इस बात का ही मतलब प्रमोटर की मदद से कोडिंग डिफाइन करते हैं। कैसे? कि प्रमोटर जिस स्ट्रैंड के 5 डैश एंड पर है वो कोडिंग है, समझ में आ रहा है? सही है, जिसके 3 डैश पर है वो टेम्पलेट है। समझ आया? प्रमोटर की वजह से डिफाइन हो रहा है ये। और ये लिखी है लाइन, आप एनसीईआरटी चेक करोगे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है? किसके किसके तोते उड़ रहे हैं? ठीक है, लिख लो, चलो लिखो। बेटा जो आप सुन ध्यान से रहे हो ना, इससे भी कॉन्सेप्ट बना रहेगा दिमाग में। ध्यान से सुनो सिर्फ। दोनों लिखना है, पीछे वाला लिख लिया? ठीक है, डाउट है इसमें? एक मिनट, ये वाला लिख ले सबने? बच्चे आप क्या बोल रहे हो कि अलग आरएनए बनेगा? मैं वो नहीं कह रहा, वो तब है जब रियल में पोजीशन चेंज होती हो। हम सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं उसको। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम समझ में आता है? बोलो। अच्छा एक चीज और देखो, इधर देखो एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी कहती है रेगुलेटरी सीक्वेंसेस आर एट प्रमोटर और स्लाइट अपस्ट्रीम ऑफ प्रमोटर। मतलब यहां से तो मुझे आरएनए बनाना ही है, तो अगर इसको रेगुलेट करना है या तो प्रमोटर का हिस्सा होगा या हल्का सा इसके बगल में होगा। यहां अंदर रेगुलेटरी क्यों करेंगे? अब मैं ये तो तू उसकी बात कर रहा है, रेगुलेटरी सीक्वेंसेस की बात कर रहा हूं। क्या लिखा है लाइन पढ़। एक्चुअल में क्या है, वो कहना ये चाह रहा है कि प्रमोटर का जस्ट यहां पार्ट हो सकता है या इसके इधर हो सकता है। एक्चुअल में क्या, मैं इस जीन में रेगुलेटरी सीक्वेंस बनाना नहीं चाह रहा क्योंकि इसकी तो कॉपी बनानी है। क्लियर है? जैसे आप ऑपरेटर पढ़ोगे, ऑपरेटर में किस में बनाऊंगा? प्रमोटर पे। ऑपरेटर कहां पढ़ेंगे? लैक ऑपिरॉन में। सही है, वो कहां बनाऊंगा? प्रमोटर के ऊपर बना दूंगा। क्लियर? तो उससे हम क्या करेंगे? प्रमोटर को कंट्रोल करेंगे। क्लियर है? ड्रॉ कर लो, चलो जल्दी से बनाओ। बच्चे रेगुलेशन किधर करनी है? प्रमोशन ला बच्चे, प्रमोटर पे, इनिशिएशन पे ही करेंगे ना। हाँ यही तो है, ये वाला किसी चीज के लिए कोड नहीं करता। क्या चीज? कहां पे लिखा मैंने? कोडिंग स्ट्रैंड, इसका कोड कॉपी होता है। इसका कोड है ना, कॉपी हो रहा है किसमें? आरएनए में। इसका कोड आरएनए में कॉपी हो रहा है, पर आरएनए बनाने के लिए कौन मदद कर रहा है? टेम्पलेट। बच्चे बनाता ये है, कोड इसका दिखता है, ये है वो। हाँ हाँ ठीक है ना, सही है, चलो लिख लो जल्दी से, जल्दी लिखो, आगे चल रहे हैं। हाँ भाई एक क्वेश्चन ये बनेंगे, आपके पास ये कोडिंग स्टैंड दे रखा होगा, ऐसे कोडिंग स्टैंड दे रखा होगा, इसको इससे आरएनए लिखना आपको। आरएनए कैसे लिखोगे? इससे जो कोडिंग का है। हाँ भाई, जो कोडिंग का है
बस थाइमिन की जगह बदलना, ए यू जी सी ए यू, ये आरएनए है। तो आरएनए किसके जैसा होता है? कोडिंग जैसा होता है। अब गड़बड़ आएगी, क्वेश्चन गलत कहां होगा? यहां पे देखो, क्वेश्चन एक जगह गलत हो सकता है। ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, बोर्ड पे देखो सब लोग। इसने क्या किया, ऐसा एक स्ट्रैंड दे दिया और उसका एक सीक्वेंस लिख दिया ऐसे। अच्छा एक चीज बताओ जरा, इससे पहले कोई ऐसा डीएनए है, ऐसा डीएनए है जिसका मेरे पास अगर दोनों स्ट्रैंड से ट्रांसक्रिप्शन अलग अलग टाइम पे करूं, सेम प्रोटीन बने, पैलिंड्रोम। समझ में आया? कोड सेम है दोनों तरफ से, ठीक है। हमें कुछ दिन पहले तुमसे पूछ रहा था, इधर आओ। इसको इसने इसने इसको इसको टेम्पलेट बोल दिया, ये होता नहीं है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। इन क्वेश्चन ये गिवन है कि ये टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट बोला इसने क्वेश्चन में। ऐसा रियल में होता नहीं है, लेकिन मान लो अगर वो जिद्दी कर जाए, कहते नहीं ये टेम्पलेट है, बताओ आप क्या करोगे? अब देखो, अगर वो कह दे कि ये क्वेश्चन में कह दे कि ये टेम्पलेट है, ठीक है, टेम्पलेट 5 से 3 नहीं होता, तो इसको घुमा के लिखो पहले उल्टा। 3 से 5 लिखोगे तो क्या आएगा? टी सी जी टी ए। 3 से 5 लिख दिया, टेम्पलेट आ गया। इसका अपोजिट कोडिंग लिखो, ये टेम्पलेट हो गया, अपोजिट घुमा दिया मैंने। इसका कोडिंग लिखो जल्दी से, ए जी सी ए। डीएनए लिख रहा हूं, कोडिंग ए जी सी ए टी, डीएनए। अब लिखो आरएनए। आरएनए क्या लिखोगे? ए जी सी। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैंने करा क्या है आपको, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, पहले सुन लो ध्यान से। मैंने क्या किया है, सबसे पहले हमेशा याद रखो कि टेम्पलेट हमेशा 3 से 5 ही मिलेगा आपको क्वेश्चन में। गलती से उसने 5 से 3 लिख के आपको कह दिया ये टेम्पलेट है, तो पहले आप इसको सीधा करो। समझ आ रहा है? आप इसको क्या करोगे? 3 से 5 करोगे। अब इसका अपोजिट 5 से 3 क्या आएगा? कोडिंग। कोडिंग जैसा कोड आरएनए पे होता है। बोलो, फिर रिपीट करता हूं। रियल में टेम्पलेट क्या होता है? 3 से 5 होता है। इसने 5 से 3 दिया और इसको टेम्पलेट बोल दिया, तो पहले तो इसको घुमाओगे, ठीक है, सही है। तो मैंने घुमा के कैसे लिख दिया? 3 से 5। इसका कॉम्प्लीमेंट्री कोडिंग आएगा और कोडिंग जैसा आरएनए आएगा। मान लो मैं रिवर्स करता हूं, आपको आरएनए दे दे, सही है, और कहे वो बताओ, टेम्पलेट बताओ, कैसे करोगे? हाँ, आरएनए जैसा कोडिंग। अब कोडिंग का कॉम्प्लीमेंट्री लिखो 3 से 5, टेम्पलेट आ जाएगा। सही है। एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं नीट में, पिछले 5 साल में एक क्वेश्चन मैंने देखा ही है। समझ में आया? क्या करना, आरएनए दे रखा है, अगर टेम्पलेट बोले तो आरएनए जैसा कोडिंग होगा, यू की जगह टी लगा दोगे, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री, पर ध्यान रखना वो 3 से 5 लिख रहे हो। समझ आया? आप कैसे लिखोगे? 3 से 5। सही है, बोलो, ठीक है। ये हटा देते हैं, नहीं तो तुम क्या करोगे? क्या लिखना है इसको? है, लिख लो। बाद में क्या करो, तुम कंफ्यूज होगी, सर टेम्पलेट आपने ये बताया और फिर ये। हाँ, पर तू क्वेश्चन गलत कर जाएगा उस चक्कर में। क्या होगा, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री लिख देगा, यही कह रहा है ना? कर सकते हैं, पर मैं चाह रहा हूं कि सही सीक्वेंस में जाओ। हाँ बेटा, मान ले हमें आरएनए दे रखा है, 5 से 3 कोडिंग हो गया, 3 से 5 टेम्पलेट हो गया। अब आंसर में अगर उसने आंसर में ऑप्शन 5 से 3 दे रखे हैं, तो ये घुमाना पड़ेगा। हाँ, अगर टेम्पलेट दे तो टेम्पलेट होना 3 से 5 है,
अगर वो 5 से 3 देके टेम्पलेट बोल दे तो कोडिंग लिखने से पहले उसको घुमा दो उल्टा। हाँ, कोडिंग हमेशा 5 से 3, टेम्पलेट 3 से 5। ठीक है, जल्दी करो। लिख लिया? जिन्होंने लिखा हुआ है पहले से एनसीईआरटी रीड कर लो। हो गया? अरे क्या नहीं आ रहा है बताओ? हाँ, सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। पहले ये वाला कोडिंग था, अब ये टेम्पलेट हो गया, तो जो टेम्पलेट वाला कोड है वो आरएनए में आएगा ना, आरएनए अलग बनेगा। हाँ, आरएनए बनेगा अलग, वो बोल भी रही थी बच्ची। सीक्वेंस चेंज हो गया ना। हाँ, पूछो, कुछ पूछना है किसी को? बोल भाई। डाउनस्ट्रीम कैसे? जहां प्रमोटर है उसको जीरो ले ले, जहां प्रमोटर है उसको जीरो ले ले, तो इधर सारा डाउनस्ट्रीम है। तो स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर डाउनस्ट्रीम है, प्रमोटर किधर है? अपस्ट्रीम। उसको माइनस लिखते हैं, जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं कि प्रमोटर के -35 रीजन, मतलब 35 बेस पेयर इस साइड। हाँ हाँ हाँ, बन जाएगा बच्चे, ये तो प्रैक्टिस की बात है, पर मैं तुझे तो प्रोसेस से बताऊंगा ना, गलत ना हो। हाँ, प्रमोटर किसके साथ? ये वाला क्या हो गया? कोडिंग हो गया, ये टेम्पलेट हो गया। इस प्रमोटर को इधर कर दे, टर्मिनेटर को इधर कर दे, तो ये इसके ये वाला फिर क्या हो जाएगा? कोडिंग, और ये टेम्पलेट हो जाएगा। यार मैं कह रहा हूं, इसने कोडिंग को नीचे क्यों लिखा है? क्योंकि ऊपर यहाँ 3 है। कोडिंग हमेशा क्या होता है? 5 से 3 होता है, उधर ही प्रमोटर जुड़ा होता है। भाई बुक से देखोगे तो बुक में क्या हुआ है, सुनो ध्यान से। बुक में इसको कोडिंग लिखा है, इसको टेम्पलेट लिखा है, पर ये 5 डैश लिखा हुआ है। चेक कर लो एक बार। भाई प्रमोटर 5 डैश पर है कोडिंग के, कि हाँ या ना? बस एनसीईआरटी चेक करो, डायग्राम गलत ना करके आना। इसके यहां पर 5 डैश है, इसके साथ प्रमोटर है। यस, हो गया? जल्दी करें। हाँ भाई। कौन बोला? आवाज आ रही थी। हाँ भाई, कहाँ गया? बोल बेटा, कुछ पूछ रहा है? पिटाई खाएगा? भाई ये देख ध्यान से, नीचे 5 है, ऊपर 3 होता, ठीक है? हाँ, तो ये क्या होता? ये कोडिंग होता, ये टेम्पलेट होता। अभी ये कोडिंग है, ये टेम्पलेट है, सही है? कोडिंग के 5 डैश एंड पर प्रमोटर है, और वो उसके लिए मुश्किल क्वेश्चन का मतलब भी यही है।
क्या फर्क पड़ रहा है? 5' है ना, प्रमोटर है, तो ये कोडिंग हो गया, टेम्पलेट हो गया। बस तुम्हें ये देखना है। ये बात तो मेरे लिए भी ट्रू है ना, मेरे को ऊपर नीचे करना चाहिए, ठीक है ना? बस ठीक, चले आगे आ जाओ। हेडिंग डालेंगे स्टेप्स इन ट्रांसक्रिप्शन, जल्दी। एनसीईआरटी की कहीं कहीं पे लैंग्वेज अजीब सी है ट्रांसक्रिप्शन में, पर जो जो पॉइंट्स बताए एक बार रिपीट करूंगा, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, क्या वो पॉइंट्स याद हो रहे हैं? पहला, ट्रांसक्रिप्शन में पूरे डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती, एक हिस्से की होती है, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 पार्ट हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। यस, दोनों स्ट्रैंड की ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती। अगर दोनों की हो जाएगी तो जो 2 आरएनए बनेंगे कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, उसकी ट्रांसलेशन नहीं होगी। अलग अलग समय पर होगी तो 2 अलग अलग प्रोटीन बनेगी, प्रोसेस फ्यूटाइल है, ठीक। उसके बाद हमने बोला कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है उसमें एक प्रमोटर, एक स्ट्रक्चरल जीन, एक टर्मिनेटर। प्रमोटर की लोकेशन 5' एंड है कोडिंग स्ट्रैंड, टर्मिनेटर 3' एंड कोडिंग स्ट्रैंड। क्लियर है? डाउनस्ट्रीम में आपके पास स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर है, अपस्ट्रीम में प्रमोटर होता है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? यदि मैं प्रमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन बदल दूं तो जो कोडिंग था वो टेम्पलेट बन जाएगा और टेम्पलेट कोडिंग बन जाएगा। इतना ही पढ़ा है आज हमने, बस इतनी देर से टाइम पास कर रहे हैं हम लोग। चलो आओ। ट्रांसक्रिप्शन फॉर्म पॉलीमर ऑफ किसका? पॉलीमर ऑफ किसका? पॉलीमर न्यूक्लियोटाइड का। अब ये न्यूक्लियोटाइड कौन से वाले हैं? राइबोस। कौन से वाले? राइबोस शुगर वाले। यस, राइबोस शुगर के। एंजाइम का नाम बताओ। हाँ, आरएनए पॉलीमरेज, या पूरा नाम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर है? अब सुने ध्यान से, ये एंजाइम जो है कुछ खास है। इस एंजाइम की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कुछ बात कर लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले, इसको हेलिकेज नहीं चाहिए, तो ये खुद से ओपन कर लेगा, ठीक है। क्लियर है? ओनली 1 स्ट्रैंड की ट्रांसक्रिप्शन भी करता है, तो इसका मतलब एक ही डायरेक्शन में चलेगी, 2 डायरेक्शन में नहीं चलेगी। क्लियर है? यस, इसको हेलिकेज नहीं चाहिए, खुद से ओपन कर लेता है। प्राइमर भी नहीं चाहिए, नॉट रिक्वायर प्राइमर। क्लियर है? अब ध्यान से सुनेंगे, हमारे पास इसके 3 स्टेप हैं। आप ध्यान से सुनो, याद करो, आपने जब पॉलीमर चैप्टर कभी जीवन में पढ़ा था तो वहां पर एक पॉलीमर पढ़ाते थे, तो जिसमें 3 स्टेप होते थे, चेन इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। ऐसे ही जब हम पॉलीमर बनाते हैं तो उसमें भी 3 स्टेप है। यहां है इनिशिएशन, मतलब स्टार्ट करना, फिर है इलोंगेशन, और फिर है हमारे पास टर्मिनेशन। फिर हमारे पास है टर्मिनेशन। यहां तक कोई दिक्कत? 3 स्टेप में हम प्रोसेस को करेंगे। किसको? ट्रांसक्रिप्शन करनी है। हमने यहां पर ये मैंने क्या बना दिया है? डीएनए। ये हमारे पास क्या बन गया? डीएनए बन गया। ये हमारे पास क्या बन गया? डीएनए बन गया। ये हमने डीएनए बना दिया। यहां तक समझ में आ रही है? ये हमने क्या बना दिया है? डीएनए बना दिया, ठीक है। इसका यहां पर ये प्रमोटर रीजन है और यहां पर ये मेरे पास टर्मिनेटर रीजन है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हमारे पास एंजाइम है, इसका नाम आरएनए पॉलीमरेज है। इस एंजाइम का नाम क्या है? आरएनए पॉलीमरेज। अगर मैं ये यूकैरियोट्स में पढ़ रहा हूं तो ये प्रोसेस कहां हो रहा है? न्यूक्लियस में। पिटाई कर दूंगा साइटोप्लाज्म। कहां हो रहा है? न्यूक्लियस में। सोचो खुद से, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस में है तो ट्रांसक्रिप्शन कहां होगी? न्यूक्लियस में, ठीक है। सही है? ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होती है। अगर मेरी बात सुनो ध्यान से, ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होती है, ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होती है। अगर इन दोनों की लोकेशन अलग अलग नहीं होती तो, और डीएनए अगर काम कर सकता होता तो डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन बना लेते। पहली बात तो प्रोटीन नहीं बना पाता। दूसरा क्या है,
ट्रांसक्रिप्शन और प्रोटीन सिंथेसिस की लोकेशन अलग अलग है, तो मैसेज बनाकर वहां भेजना पड़ेगा, इसलिए उसको mRNA कहते हैं। मैसेंजर आरएनए क्यों कहते हैं? क्योंकि एक जगह से मैसेज कहां जाता है दूसरी जगह, कहां मैसेज बना है? न्यूक्लियस में, गया कहां? साइटोप्लाज्म। यहां तक समझ में आ रही है? आगे बात करते हैं। हमारे पास ये एक प्रोटीन होती है और जो हेल्प करती है प्रमोटर को पहचानने के लिए, इसको कहते हैं सिग्मा फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा फैक्टर। ये रहा, ठीक है। कहानी ये है कि जब तक ये दोनों नहीं जुड़ते, ये जब दोनों जुड़ जाते हैं तो अब ये क्या करता है, इसको आइडेंटिफाई कर पाता है। मतलब क्या हुआ, ये दोनों आपस में जुड़ गए, आरएनए पॉलीमरेज और ये। सिग्मा फैक्टर के पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि सिग्मा फैक्टर जो है, ध्यान सुनेंगे, सिग्मा फैक्टर जो है बेटा वो प्रमोटर को पहचान सकता है। तो सिग्मा फैक्टर क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है किसको? प्रमोटर को। यस, आइडेंटिफाई करता है किसको? प्रमोटर को। यहां तक समझ में आ रहा है? सही है। तो सिग्मा फैक्टर इसके साथ जुड़ गया। अब क्या है, आरएनए पॉलीमरेज पूरे डीएनए पर ऐसे घूम रहा है, उसको प्रमोटर मिल ही नहीं रहा, ऐसे उसकी आंखें ही नहीं है, उसको दिख ही नहीं रहा। ये आ गया, ठीक है, सुना ध्यान से, ये आ गया सिग्मा फैक्टर। आंखें इसकी भी नहीं है, पर इसको एक चीज है, सुनो क्या होता है, सुनना ध्यान से। क्या होता है, सिग्मा फैक्टर के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो ना डीएनए को हल्का सा खोल भी सकता है और प्रमोटर पहचान सकता है। कैसे? वो क्या करता है, यहां लगता है, हल्का सा डीएनए को खोलते हैं दोनों, थोड़ा सा आरएनए बनाते हैं। वो आरएनए खराब बनता है, काम का नहीं होता, ये डीएनए को बंद करके भाग जाते हैं। फिर यहां लगते हैं, हल्का सा आरएनए बनाते हैं, ठीक है, हल्का सा आरएनए बनाया, वो खराब बना, ये फिर बंद करके भाग जाते हैं। फिर ये यहां लगते हैं। अब जो आरएनए बनता है, कुछ और भी चीजें होती हैं, वो आइडेंटिफाई कर लेती हैं, हाँ सही चल रहा है काम। तो इसका मतलब ये है कि सिग्मा फैक्टर क्या करता है, प्रमोटर पहचानने में मदद करता है। आरएनए पॉलीमरेज अकेला प्रमोटर पहचान नहीं सकता। सिग्मा फैक्टर आरएनए नहीं बनाता, आरएनए पॉलीमरेज ही बनाएगा, पर सिग्मा फैक्टर क्या करता है, प्रमोटर को पहचानने में मदद करता है। ठीक है, क्लियर है? बोलो, सही है, ठीक है। मान लो आपके पेरेंट्स आए यहाँ आपको नीचे छोड़ने के लिए, तो उनको घर चले जाना चाहिए, बैठे रहना चाहिए? घर चले जाना चाहिए, क्लास चल रही है तुम्हारी, ठीक है, पिटाई कर दूंगा, बैठे रहना चाहिए। सुनो ध्यान से, नीट का पेपर थोड़ी है भाई बैठे रहेंगे। हाँ, वो तो उनको बड़े रिजल्ट की उम्मीद होती है ना तुमसे उस दिन। अब सुन लो ध्यान से, सुनो ध्यान से, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं, सिग्मा फैक्टर का काम है प्रोमोटर आइडेंटिफाई करना, प्रोसेस स्टार्ट करवा देना। जब ये हो जाता है तो वो छोड़ के चला जाता है, आगे आरएनए अकेला वो बना लेगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब सिग्मा फैक्टर सिर्फ कौन से स्टेप में मदद करता है? इनिशिएशन में। क्लियर है? इलोंगेशन में कोई रोल नहीं है उसका। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है। तो हम यहां पर ये लिख रहे हैं बेटा, हम यहां पर ये लिख रहे हैं कि जो इनिशिएशन स्टेप होता है, इनिशिएशन स्टेप होता है, वो कौन कौन करता है? वो सिग्मा फैक्टर करता है प्लस आरएनए पॉल। आरएनए पॉल मतलब आरएनए पॉलीमरेज, यस, शॉर्ट में आरएनए पॉल। इलोंगेशन कौन करता है? अकेला आरएनए पॉल, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज। और टर्मिनेशन कौन करता है? आरएनए पॉल तो है ही, वो पहले से था, एक आ जाता है रो फैक्टर। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान सुनेंगे, इसका मतलब ये हुआ इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, तीनों स्टेप में आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। इनिशिएशन में सिग्मा फैक्टर चाहिए, टर्मिनेशन में रो फैक्टर चाहिए। ये भी प्रोटीन्स होती हैं। बात समझ में आई नहीं आई? मतलब ट्रांसक्रिप्शन रोकने के लिए मुझे क्या चाहिए? रो फैक्टर। क्लियर है? रो फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन कर नहीं रहा, अकेला क्यों रोकेगा? समझ में आ रहा है? ऐसे ही सिग्मा फैक्टर अकेला इनिशिएशन नहीं करेगा, क्योंकि वो बना ही नहीं सकता आरएनए। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो हमारे पास तीन स्टेप हैं, सिग्मा फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज ये क्या करते हैं, ये और सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन करते हैं।
आरएनए पॉलीमरेज अकेला इलोंगेशन करता है, आरएनए पॉलीमरेज इलोंगेशन कर रहा था, फिर हमारे पास रो फैक्टर आ जाता है जो टर्मिनेशन करता है। प्रोसेस इस प्रकार है, देख लेंगे फटाफट से, 1 सेकंड लगेगा इसको क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। अब सबसे पहले इनिशिएशन बताइए, ये ऐसे डीएनए है, ठीक है, ये यहां पर क्या है, प्रमोटर, ये टर्मिनेटर, यस, प्रमोटर टर्मिनेटर। अब इस डीएनए को हमने वहां पर खोल दिया है प्रमोटर के आसपास, और कैसे हुआ है ये चीज, ऐसे ये यहां पर कौन सा रीजन था, प्रमोटर था, यहां पर कौन सा रीजन था, प्रमोटर के आसपास हमने खोल दिया इसको, यहां लिखते हैं प्रमोटर, यहां क्या है मेरे पास, प्रमोटर है, ठीक है, और ये एक छोटा सा पीस आरएनए का बनने लगा है, ये क्या बना है, आरएनए। इधर देखो, इधर मेरी तरफ देखो, बाहर 5' लिखा है, इसका मतलब अंदर 3' है, नया न्यूक्लियोटाइड यहां भी 3' पे जुड़ रहा है, तो ट्रांसक्रिप्शन की भी डायरेक्शन क्या हो गई, 5' टू 3'। नया न्यूक्लियोटाइड कहां जुड़ रहा है, यहां पे 3' पर, ये रे हमारे पास, ये रे दोनों, ये खोज रहे हैं, कभी यहां लग रहे हैं, कभी यहां लग रहा है, जब यहां लगा तो सक्सेसफुल इनिशिएशन, सही है, सक्सेसफुल इनिशिएशन का मतलब है डीएनए ओपन और छोटा सा पीस आरएनए का बन जाना। व्हाट इज सक्सेसफुल इनिशिएशन, सक्सेसफुल इनिशिएशन का मतलब है सही इनिशिएशन हो गई, इसका मतलब आरएनए पॉलीमरेज कहां पर है, एट प्रमोटर, आरएनए पॉलीमरेज एट प्रमोटर है, किसके साथ, सिग्मा फैक्टर के साथ, कौन कौन है, सिग्मा फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज, कहां पर है, प्रमोटर पर, डीएनए को ओपन किया है और छोटा सा पीस किसका बनाया है, स्मॉल पीस ऑफ आरएनए, स्मॉल पीस ऑफ आरएनए, ठीक है। अब जरा ये देखो बेटा, दूसरा है इलोंगेशन, दूसरा क्या है, इलोंगेशन, इलोंगेशन देखो कैसा होता है, इधर देखेंगे सारे बच्चे, ये मेरे पास आरएनए पॉलीमरेज है, सिग्मा फैक्टर छोड़ के जा चुका है, ये जा चुका है, इधर देख लो बेटा, कौन छोड़ के जा चुका है, सिग्मा फैक्टर छोड़ के जा चुका है, बोर्ड पे ध्यान रखो, ये छोड़ के जा चुका है, आरएनए हमारे पास बन रहा है ऐसे, अब क्या है, ध्यान सुनेंगे, ये आरएनए पॉलीमरेज ऐसे आगे बढ़ता रहेगा, क्या होगा, डीएनए सिर्फ उतना ही खुलता है, डीएनए इज ओपन ओनली प्लेस जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड है, मेरी बात समझो ध्यान से, डीएनए रेप्लिकेशन के वक्त हमने डीएनए एसएसबी की वजह से ज्यादा खोला हुआ था, यहां पर सिर्फ उतना डीएनए खुलता है जितनी दूर पे आरएनए पॉलीमरेज लगेगा, इसका मतलब यह हुआ आरएनए पॉलीमरेज यहां था, ये ऐसे आगे बढ़ा तो यहां से डीएनए बंद कर दिया, यहां से डीएनए खोल दिया, इसका मतलब यहां से डीएनए को क्लोज कर रहे हैं, डीएनए को यहां से क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, यहां से डीएनए को ओपन करते हुए बढ़ रहे हैं, और आरएनए पॉलीमरेज ये प्रमोटर है, अब यहां टर्मिनेटर है, आरएनए पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, और यहां पर मेरे पास ये टेम्पलेट स्टैंड है, ये 5' है, तो यहां पर नया न्यूक्लियोटाइड 3' पे आते जा रहे हैं, तो इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। ट्रांसक्रिप्शन बबल मतलब सिर्फ वो एरिया जहां पर थोड़ा सा डीएनए खुला हुआ है वहीं पर ट्रांसक्रिप्शन चलती है, जबकि डीएनए रेप्लिकेशन में मैंने डीएनए अच्छा खासा खोला हुआ है, डीएनए पॉलीमरेज यहां लगकर धीरे धीरे आगे बढ़ा है, ये खुला तो है डीएनए यहां पर, क्योंकि वहां पर एसएसबी ने खोला हुआ था, यहां पर डीएनए खोलने का भी काम किसका है, आरएनए पॉलीमरेज का, तो जैसे जैसे वो डीएनए पे आगे बढ़ेगा वो खोलता रहेगा, उसको बंद करता रहेगा, समझ आ रहा है,
क्योंकि काम भी उसी का ही है। अब क्या होगा, हम ऐसे करते करते लास्ट में आ गए। कहां आ गए? लास्ट में पहुंच गए डीएनए पे। ये देखो, हम आ गए वहां पर टर्मिनेशन पे। कहां आ गए? टर्मिनेशन पे। ये हमारे पास ऐसा है। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? ये हमारे पास है। अब जरा ये देखना, ये क्या है? आरएनए पॉलीमरेज। यहां पर मेरे पास ये टर्मिनेटर रीजन है। यहां पर टर्मिनेटर, यहां क्या है? प्रमोटर। अब ये देखो, ये एक प्रोटीन है रो फैक्टर। रो फैक्टर ऐसे मूव करता है आरएनए पे, इस तरीके से आगे बढ़ता है ऐसे, रो फैक्टर। और क्या करता है बेटा? वो आरएनए को हटा देता है ऐसे। उसने आरएनए को हटा दिया। हम किसके पास पहुंच गए? टर्मिनेटर के पास। ये आरएनए हट गया। आरएनए को हटाया किसने? रो फैक्टर ने। ये क्या है? आरएनए। ऐसा आरएनए जो ताजा ताजा बना है उसको क्या बोलेंगे? जब नेसेंट आरएनए। ताजा आरएनए क्या बोलेंगे? नेसेंट आरएनए। क्या बोलेंगे? नेसेंट। ये वर्ड एनसीईआरटी बोलती है, ठीक है? सुन लो ध्यान से, इसको बोला नेसेंट आरएनए। इसको किसने हटाया है? रो फैक्टर ने। अब देखो क्या होगा, ध्यान सुनेंगे, ध्यान सुनोगे। सबसे पहले रो फैक्टर आया। अरे सीक्वेंस देखो, नहीं तो गलत करोगे। देखो क्वेश्चन में क्या गलती आएगी। पहले आरएनए हटेगा कि डीएनए बंद होगा? पहले आरएनए हटता है, ठीक है? फिर आरएनए पॉलीमरेज डीएनए को बंद करके जाएगा, खुला नहीं छोड़ जाएगा। समझ आ रहा है? तो सबसे पहले क्या आया? रो फैक्टर। रो फैक्टर आया, उसके बाद रो फैक्टर प्लस आरएनए पॉलीमरेज जुड़े। यस। उसके बाद क्या हुआ? आरएनए हट गया। आरएनए क्या हटा दिया हमने? आरएनए को रिमूव कर दिया। अब क्या करोगे? डीएनए को क्लोज करेगा कौन? आरएनए पॉलीमरेज क्लोज करेगा डीएनए को। यस। उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज भी छोड़ के हट जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आरएनए पॉलीमरेज लीव। अच्छा, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये दोबारा से ट्रांसक्रिप्शन करना चाह रहा है, तो इसको फिर से सिग्मा फैक्टर लगेगा, ठीक है? अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे जो आपको समझ में आनी चाहिए, और मैं इसको रिलेट करने जा रहा हूं आपके हार्मोन वाले चैप्टर से, ठीक है ना? वहां पर आपने कंट्रोल पढ़ा है। कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर घुसते हैं, याद है? अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, सुन लो भाई, सुनो। टोटल मेरे पास ट्रांसक्रिप्शन जितनी भी चल रही है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा फैक्टर मान लो 50 है, तो आरएनए पॉलीमरेज 200 है, ठीक है? आरएनए पॉलीमरेज कितने हैं? 200 आरएनए पॉलीमरेज है। सिग्मा फैक्टर क्या करता है? न्यूक्लियस के अंदर इस आरएनए पॉलीमरेज को पकड़ेगा, वहां लगा के आ जाएगा, फिर हट जाएगा। दूसरे को पकड़ेगा, उसको वहां लगाया आएगा। समझ आ रहा है? इसका मतलब सही जगह लगाने की जिम्मेदारी सिग्मा फैक्टर की है। तो अगर मुझे कंट्रोल करना है जीन को, तो सिग्मा फैक्टर के थ्रू करना चाहिए, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज तो सिंपल है, उसको कहीं लगा दो, अपना बना देगा, मिस्त्री है वो, यहां काम करवा लो, बनाएगा। पर उसको सही जगह लगाने का काम किसका है? सिग्मा फैक्टर का। समझ आ रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए आरएनए पॉलीमरेज की संख्या सिग्मा फैक्टर से कम होती है। सिग्मा फैक्टर उसको कहीं लगाया आएगा, फिर किसी दूसरे को कहीं और लगाया आएगा। समझ आ रहा है? ये चीज समझ में आ रही है? तो जो हमने पढ़ा था ना कि कंट्रोल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, भाई कुछ के रिसेप्टर सरफेस पे होते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में होते हैं, और दो चीजें मिलके कहां जाती है? न्यूक्लियस के अंदर, और ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल करती हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन में मेनली वो सिग्मा फैक्टर को कंट्रोल करते हैं, उसके थ्रू ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं। डन? क्लियर है? इनिशिएशन अकेला कौन करेगा? नहीं, अकेला नहीं, दो लोग करेंगे। इलोंगेशन और टर्मिनेशन रो फैक्टर करेगा। अगर म्यूटेशन प्रमोटर में हो जाए तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। सही है? क्लियर? अगर म्यूटेशन उस जीन में हो जाए जो सिग्मा फैक्टर बनाती है, तो भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी।
समझ आ रहा है? क्योंकि सिग्मा फैक्टर के बिना आरएनए पॉलीमरेज कुछ नहीं कर पाता। चलिए एंड कर रहे हैं यहां पे। दोनों की फोटो ले लीजिए। हाँ बेटा, तुम लोग को बच्चे मैं फिर बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, 2 क्लास 3 क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं जो तुम